हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका लक सीरीज का डे 3 होगा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस मीन्स व्यवसायिक संगठन के प्रारूप। और ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो अगर अभी तक आपने इसको तैयार नहीं किया है तो आज आप इसको टिल द एंड तक देखें और इसको समझें कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, कितने क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा चुके हैं या पूछे जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, बिकॉज वी नीड योर सपोर्ट एंड योर सपोर्ट इज इन द फॉर्म ऑफ योर सब्सक्रिप्शन। आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को तो हमारा चैनल भी ग्रो करेगा और हम भी मोटिवेटेड होंगे ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए, आपको मेहनत करने के लिए। पूरी टीम खुश हो जाती है जब आप सब्सक्राइबर हमारे बढ़ाते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन, मतलब बिजनेस अंडरटेकिंग्स है क्या। तो बिजनेस अंडरटेकिंग मीन्स एक व्यवसायिक उपक्रम की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। इज एन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक संगठन होता है विच इज एंगेज इन सम बिजनेस और कॉमर्शियल एक्टिविटीज, जो कुछ व्यवसायिक या वाणिज्यिक गतिविधियों में लगा हुआ होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ से आपका मेन शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे कि क्लासिफिकेशन, मतलब वर्गीकरण करेंगे हम। जो अभी हमने देखा कि व्यावसायिक एंटरप्राइजेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के आधार पर, मतलब हम स्वामित्व के आधार पर जो बिजनेस एंटरप्राइजेस हैं उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 आपका प्राइवेट सेक्टर हो, प्राइवेट एंटरप्राइजेज हो सकते हैं, मतलब जो भी आप बिजनेस करेंगे, जो भी आपका एंटरप्राइजेज होगा, या तो वो प्राइवेट हो सकता है, या वो पब्लिक हो सकता है, या वो जॉइंट सेक्टर हो सकता है। जॉइंट सेक्टर मतलब इसमें प्राइवेट भी हो सकता है और आपका पब्लिक भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने कितनी यहाँ पर कैटेगरी देखी है इसकी, हमने कैटेगरी देखी है आपकी 3। तो 3 में से पहले बात करते हैं फर्स्ट प्राइवेट की। तो पहले बात करेंगे हम फॉर्म ऑफ या टाइप ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज। जो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज है वो कौन कौन से होते हैं, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए ये होते हैं आपके सोल प्रोप्राइटरशिप मीन्स एकल स्वामित्व। दूसरा होता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, संयुक्त हिंदू पारिवारिक व्यवसाय। और थर्ड होता है आपका पार्टनरशिप मीन्स साझेदारी। और इसको आप साझेदारी यहाँ तो आज पढ़ेंगे, ये आपका वर्क करेगी आपकी अकाउंट्स में भी। कोऑपरेटिव सोसाइटी मीन्स सहकारी समिति। और जॉइंट स्टॉक कंपनी संयुक्त स्टॉक कंपनी। तो ये 5 तरह की हम यहाँ पर सेक्टर देखने वाले हैं, प्राइवेट सेक्टर 5 टाइप के। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर पहला पहला क्या है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप, एकल व्यापार। तो एकल व्यापार की यहाँ पर बात करेंगे, एकल व्यवसाय की बात करेंगे। तो सोल प्रोप्राइटरशिप the business owned, managed, controlled, and financed by the single individual is known as the sole proprietorship firm। मतलब आपको क्या देखना है यहाँ, तो एक तो ऑन, ऑन कौन करेगा, मैनेज कौन करेगा, और कंट्रोल कौन करेगा, और फिनेंस कौन कर रहा है। ये 4 वर्ड हैं आपको जो याद रखने हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप वह बिजनेस होता है, वह एकल व्यापार होता है जिसको ओन, मैनेज, कंट्रोल और फिनेंस कोई एक सिंगल इंडिविजुअल करता है। अब वो आपका व्यक्ति भी हो सकता है। आपका एक व्यवसाय को एकल स्वामित्व फर्म के रूप में किसको जानेंगे, जो एकल व्यक्ति द्वारा, एक व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति ये चारों काम कर रहा है, प्रबंध भी कर रहा है, नियंत्रण भी कर रहा है, वित्त पोषित भी कर रहा है, और उसी के द्वारा ओन भी है, अधिकार भी उसी का है। तो ये होता है आपका एकल व्यापार। ठीक है, अब इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स मींस मुख्य विशेषताएं क्या क्या होती हैं, क्योंकि यहां से आपका क्वेश्चंस पूछे जाते हैं विशेषताओं से, तो आपको इसकी विशेषताएं याद रखनी है। देखिए सिंगल ओनरशिप होती है, इसमें एक ही व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति का ही अधिकार होता है। इंडिविजुअल रिस्क बैरियर होता है, जो भी जोखिम वहन करता है, जो भी नुकसान बेचारा उठाता है वो अकेला उठाता है। नो सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब आपका ये बिजनेस और जो बिजनेसमैन है
वो दोनों अलग नहीं होते हैं। अगर बिजनेसमैन खत्म है तो समझिए बिजनेस भी खत्म हो जाएगा। सेपरेट लीगल एंटिटीज की नहीं होती है, ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन, कार्य करने की, कोई कार्य करने की इसको आजादी होती है। ये फ्री होता है बिल्कुल, अपना आसानी से खुलकर काम करता है, स्वतंत्रता से अपना ये संचालन करता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का यहाँ पर मीन्स क्या है? देखिए बिजनेस में आपने देखा होगा, बिजनेस की अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी भी होती है और एसेट भी होती है। ठीक है, ये तो हो गया बिजनेस। ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ पर एक मिस्टर एक्स हैं। मिस्टर एक्स इस बिजनेस को चला रहे हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप को। इनकी कुछ लाइबिलिटी भी है बिजनेस में और एसेट्स भी हैं, दोनों ही इक्वल होंगी। इनके घर पर क्या है? इनके नाम कार है, इनके नाम लैंड भी है, मतलब जमीन भी है, मकान भी है, होम भी है इनके नाम। ठीक है, ये सब चीजें इनके घर पर है इनके नाम। अब होता क्या है, बिजनेस में इतना लॉस हो जाता है कि इसकी एसेट को बेचकर भी इसकी लायबिलिटी पूरी नहीं होती। तो ऐसे में क्या होगा, जो ये मिस्टर एक्स हैं, इनकी जो पर्सनल एसेट थी, यहाँ पर जो घर पर इनकी पर्सनल एसेट थी, इनको भी यूज किया जा सकता है फर्म के डेप्ट को पूरा करने में। ऐसे सुन लीजिए सिंपल लैंग्वेज में बिल्कुल, कि एक फर्म का कर्जा उतारने के लिए जितनी भी इनकी संपत्ति थी, घर वाली संपत्ति जो थी, जो इनकी खुद के नाम थी, बिजनेस से अलग थी, उनको भी यूज किया जा सकता है बेचकर बिजनेस में। तो इसलिए इसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। ये नहीं है कि बस लिमिट बिजनेस तक है, इसका नुकसान का असर घर तक पहुंच सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो ये क्या होती है? अनलिमिटेड लायबिलिटी, मतलब असीमित देयता होती है, असीमित दायित्व होता है। वन मैन कंट्रोल, पूरे बिजनेस पर एक अकेला बिजनेस को कंट्रोल करता है, एक अकेला पर्सन। स्मॉल साइज, अगर साइज की बात करें तो जितनी बड़ी पार्टनर जो जितना बड़ा बिजनेस पार्टनरशिप में हो सकता है, कंपनी में हो सकता है, अदर कोऑपरेटिव हो सकता है, तो इतना ये नहीं होता है, ये छोटे साइज का बिजनेस होता है, स्मॉल साइज का। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, बिजनेस कंटिन्यूटी की निरंतरता जो है उसमें कमी होती है। मतलब अगर बिजनेसमैन बीमार हो जाता है, बिजनेसमैन इंसॉल्वेंट हो जाता है, बिजनेसमैन इनकैपेबल हो सकता है, बिजनेसमैन नहीं चला सकता बिजनेस को, तो बिजनेस में जो कंटिन्यूटी है वो नहीं होती है, बिजनेस रुक जाता है। फॉर्मेशन एंड क्लोजर, क्लोजर देखिए गठन और समापन की अगर यहाँ पर बात करें तो इसकी फॉर्मेशन बहुत ही आसान होती है। आप कुछ नहीं, 1,000 रुपए का कुछ भी माल लाइए और उसको बनाकर बेच दीजिए, सिंपल, शुरू हो गया ये बिजनेस आपका। तो इसके फॉर्मेशन में ज्यादा लंबी प्रोसेस नहीं होती है और इसको बंद भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये थे इसके फीचर्स। फीचर्स बताए हैं मैंने ये नहीं कहा इसकी कमी है, इसकी अच्छाई। यहाँ पर कमियां भी हैं, अच्छाई भी हैं। ठीक है, अच्छाई क्या है? सारा प्रॉफिट इसी को मिल रहा है। बुराई क्या है? ऐसे मित दायित्व है, घर की संपत्ति भी यूज हो जाएगी। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं यहाँ पर कि ये अच्छा है या बुरा है, मैंने कहा इसकी विशेषता, अच्छाई बुराई दोनों की बात करी है। अब हम देखते हैं यहाँ पर इसकी मेरिट। ठीक है, मेरिट में देखेंगे कि इसके लाभ क्या क्या है, इसके फायदे क्या क्या हैं। तो देखिए अगर फायदे की बात करें इसके, तो सबसे पहला इसका फायदा है, क्विक डिसीजन होता है। डिसीजन अगर आपको लेना है तो वो तुरंत डिसीजन लिया जा सकता है, निर्णय तुरंत लिया जा सकता है, ये काम हम करें या ना, ये गुड्स हम खरीदें या ना खरीदें। बहुत जल्दी से, किसी से कोई विचार विमर्श करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आप अकेले बिजनेसमैन हैं। ये नहीं है कि सभी पार्टनर से पूछना है, सभी पार्टनर्स की मीटिंग करनी है, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मतलब लचीलापन हो सकता है। अगर आपको लग रहा है कि इस महीने थोड़ा माल ज्यादा बना लेते हैं, रॉ मटेरियल ज्यादा खरीद लेते हैं, तो ज्यादा खरीद लीजिए। नेक्स्ट मंथ आपको लग रहा है कि बिजनेस थोड़ा हल्का चल रहा है, सीजन नहीं है अभी, तो आप कम कर लीजिए उस काम को। फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये भी इसका लाभ है, फायदा है। इजी टू स्टार्ट, स्टार्ट करने में बड़ा इजी होता है ये। रिजॉल्व, बंद करने में भी बहुत आसानी होती है इसको। बेस्ट फॉर्म ऑफ स्मॉल स्केल ऑपरेशन, अगर आप छोटे छोटे बिजनेस चलाना चाहते हैं, अगर छोटे छोटे काम करना चाहते हैं, तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप ही आपके लिए बेस्ट होगा।
जैसे आप ब्यूटी पार्लर करना चाहते हैं तो ब्यूटी पार्लर आपका किसके अच्छा होगा, ब्यूटी पार्लर आप इसमें कर सकते हैं बड़े आसानी से। इंडिपेंडेंट कंट्रोल, इसका इंडिपेंडेंट कंट्रोल होता है मतलब स्वतंत्र स्वतंत्र नियंत्रण होता है। आप खुलकर इस पर नियंत्रण रखते हैं, जैसा चाहते हैं इसमें काम आप करा लेते हैं, जैसा चाहे बदलाव करा लेते हैं। पर्सनल टच होता है, आपका बिजनेस है, आप बिजनेस के पर्सनल टच में रहते हैं। सोल बेनिफिशियरी ऑफ द प्रॉफिट, लाभ जितना भी होगा प्रॉफिट होगा वो आपका ही है, एक ही पर्सन का है वो सारा प्रॉफिट किस पर जाएगा, एक ही पर्सन पर जाएगा। तो है ना इसका फायदा लाभ, कितने सारे लाभ है। और सबसे बड़ी बात सीक्रेसी, गोपनीयता रहती है। आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आपको पब्लिश नहीं करना। और जबकि अगर हम कंपनी की बात करें ना, तो कंपनी को अपने जितने भी अकाउंट्स होते हैं उनको पब्लिश करना होता है, लेकिन इसमें पब्लिश करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये हुई इसकी मेरिट्स मतलब लाभ। अब बात करेंगे इसकी यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप की ड्रॉबैक्स या इसके आपकी फर्म की जो है कमियां क्या हैं, नुकसान क्या हैं। लाभ देख ले तो कमियां भी देखते हैं भाई। लिमिटेड रिसोर्सेज, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। मान लेते हैं आप कैंडल का व्यापार करते हैं और आप कैंडल बना रहे हैं, आपको दीपावली आ रही है, दीपावली पर आपको ऑर्डर मिल गया अच्छा खासा। लेकिन ऑर्डर तो मिल रहा है, लेकिन आपका बिजनेस इतना छोटा है कि आप इसको, तो पहली कमी तो इसकी यही है कि आपको ऑर्डर मिल रहा है लेकिन आप ऑर्डर कर नहीं सकते, क्योंकि आपके रिसोर्सेज लिमिटेड है। आप इतना पैसा नहीं लगा सकते अकेले। ज्यादा होते, पार्टनर्स होते, कंपनी होती तो वो अलग ही बात होती। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी भी कैसी होती है, अनलिमिटेड। अभी बताया मैंने अनलिमिटेड लाइबिलिटी कैसी होती है। मतलब घर से आपकी जो व्यक्तिगत संपत्तियां हैं वो भी बिजनेस में यूज की जा सकती हैं, बिजनेस के डेप्थ को खत्म करने के लिए। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, देखिए आप अकेले हैं, अब आप मैनेजर भी हैं, आप ओनर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, सब कुछ आप ही हैं। हाँ, आप ही सर्वे सर्वा है कि सारे गुण आप में ही है। फिर ये इतने जो अलग अलग तरह के पर्सन होते हैं, मैनेजर अलग एमबीए करके आ रहा है, कोई कोई ओनर डायरेक्टिंग का एक्सपीरियंस लेके आ रहा है, वो सब बेकार ही होंगे आपके अकेले के सामने। आप अकेले हैं, अकेले आप मैनेजरल स्किल वाले अकेले ही हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये लिमिटेड होगी स्किल। मतलब जो कर रहे हैं आप सारे काम आप अकेले ही कर रहे हैं। अगर ज्यादा लोग होते तो वो अलग बात होती, कोई अलग अलग काम में सब अपने अपने में निपुण होते, परफेक्ट होते। लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता, क्योंकि एक अकेला पर्सन होता है जो बिजनेस को चला रहा है। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, अगर इनकैपेबल हो गया ना बिजनेसमैन, तो बिजनेस भी इनकैपेबल हो जाएगा, बंद हो जाएगा आपका, उसमें कंटिन्यूटी नहीं रहेगी। लिमिटेड स्कोप ऑफ एक्सपेंशन, अगर आप बिजनेस का विस्तार करना चाहते हैं तो उसकी गुंजाइश बहुत कम होती है, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं। अब देखते हैं हम इसके एक्सपेंशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर आप बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो आप बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं। या तो वो एक अपॉइंट कर सकते हैं आप पेड असिस्टेंट पहला, या आप एडमिटिंग कर सकते हैं पार्टनर को। मतलब आपके पास ये ऑप्शन है कि आप इसको साझेदार को भी शामिल करके इसको कन्वर्ट कर सकते हैं पार्टनरशिप में भी। ठीक है, ये आपके लिए ऑप्शन होता है। या कोई वेतनभोगी अपना सहायक नियुक्त कर लीजिए, अगर आपको बिजनेस को एक्सपेंड करना है, बढ़ाना है। ठीक है, तो यहाँ तो बात हुई है सोल प्रोप्राइटरशिप की। अब यहाँ बात करेंगे, रुकिए थोड़ा इसको भी यहाँ पर देख लीजिए, नोट्स क्या कह रहा है, ये कह रहे हैं हमारे नोट्स। इसको भी थोड़ा सा ध्यान दें आप। तो यहाँ पर एक नहीं, सही होगा, यहाँ ले लेते हैं। तो बात हो रही है, देखिए, अगर अकेला गतिविधियों का प्रबंध करने में असमर्थ हो रहा है तो वो क्या कर सकता है, कोई एक वेतनभोगी अपना सहायक नियुक्त कर सकता है। एक तो ऑप्शन ये है बिजनेस बढ़ाने के लिए। दूसरा, यदि उसको वित्त में भी परेशानी आ रही है, पैसों में भी परेशानी आ रही है, समस्या का सामना कर रहा है फंड का, तो ऐसे समय पर क्या करना चाहिए, उसको साझेदार को शामिल कर लेना चाहिए। और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आपको याद रखना है। अगर वित्त की जरूरत पड़ रही है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको साझेदारी फर्म बनाना पड़ेगा, अपने सोल प्रोप्राइटरशिप को पार्टनरशिप में कन्वर्ट करना होगा। और यदि उसको बस ये कि अकेला प्रबंध नहीं कर पा रहा, तो ऑप्शन उसका क्या होगा कि वो एक वेतनभोगी भी रख सकता है। ये आपको यहाँ से याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्म पर।
तो नेक्स्ट फॉर्म होगी हमारी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जी हाँ। काफी इंपॉर्टेंट होता है ये, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। इसकी अगर बात करें, पहली बात तो इसमें अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो बिजनेस कैरिड ऑन बाय द मेल मेंबर्स। पहली बात तो ये मेल मेंबर हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। पहली बात तो मेल ही चला सकते हैं इसको, मेल मेंबर्स। और दूसरी बात ये कि इन हेरिटेज, आपको मतलब आपकी विरासत में आपको कुछ संपत्ति मिली हो, आपके पूर्वज की कोई संपत्ति है, तो ही इस बिजनेस को आप कर सकते हैं। दो बातें आपको याद रखनी है, एक तो इस बिजनेस को मेल चला सकते हैं और ये भारत में ही होता है, इंडिया में ही होता है बस। और दूसरा यहाँ पर क्या जरूरी है कि अगर आपको आपने एसेट्स मिली हुई है, कहाँ से आपको संपत्ति मिली है, आपको इनहेरिटेज, मतलब आपको कोई एंसेस्ट्रल आपकी प्रॉपर्टी है, आपके पूर्वज से कोई आपको संपत्ति मिली है, तभी आप इस बिजनेस को चला सकते हैं। दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस गवर्नर्ड बाय हिंदू लॉ एक्ट। हिंदू लॉ एक्ट के अकॉर्डिंग ही इसको गवर्नर्ड किया जाता है, इसको शासित किया जाता है। अंडर हिंदू लॉ देयर आर टू थॉट, और इसमें भी दो तरह की थॉट होती हैं। पहली थॉट क्या है, देखिए, दया भाग होता है इसमें सिस्टम, एक होता है आपका मित्राक्ष सिस्टम। ठीक है। अब आप कहेंगे दया भाग और मित्राक्ष क्या है, इनको भी सुन लो। तो ये होता है, देखो पहले बात कर लेते हैं दया भाग की। दया भाग में क्या है, ये दया भाग जो है, अगर इसकी बात करें तो ये एक तो है आपकी पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर लागू होती है, पश्चिम बंगाल में, असम में, और आपका कुछ क्षेत्र आपका उड़ीसा। कुछ क्षेत्र उड़ीसा। और ये आपका एचपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था, आपका स्क्रीनिंग में भी पूछा हुआ था कि दया भाग कहाँ पर अप्लाई होता है, लेकिन अब इसमें अमेंडमेंट हो चुका है। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जो पुरुष होते हैं, जो मेल हैं, मेल तो इसके मेंबर होते होते हैं, साथ साथ में जो महिलाएं हैं फैमिली की, परिवार की, वो भी इसकी सदस्य होती हैं इस बिजनेस की। ठीक है, कहाँ पर, पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा में। ये कहाँ की बात हो रही है, ये बात हो रही है दया भाग प्रणाली की। दया भाग प्रणाली कहाँ पर है आपकी, पश्चिम बंगाल और असम और कुछ भाग उड़ीसा। आपको मेन पश्चिम बंगाल रखना है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मित्राक्षा प्रणाली की बात करें तो इनको छोड़ दो, बाकी पूरे भारत में केवल जो पुरुष हैं, पुरुष ही केवल इसके पार्टनर्स हो सकते हैं, इसके मेंबर हो सकते हैं। अगर बिजनेस चला रहे हैं तो कौन हो सकता है इसमें, अब आप देखिए, इसमें महिला, इसमें मेल भी होंगे और फीमेल भी होंगे। और कहाँ पर होगा ये, केवल वेस्ट बंगाल में। और यहाँ पर अगर बात करें बाकी जो भारत है, वहां पर आपके केवल कौन होंगे, मेल जो पुरुष होते हैं वो ही इसमें इसके मेंबर होते हैं। ठीक है, सदस्य होते हैं। अब इसकी देख लेते हैं विशेषताएं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी से आप के काफी कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो बात करेंगे, तो फीचर की यहाँ बात करेंगे। पहला फीचर, मेंबरशिप बाय बर्थ। देखिए, अगर मान लेते हैं एक फैमिली में 3 पर्सन है, ठीक है, तीनों या 4 पर्सन है, चारों ही इसमें क्या होंगे, इसमें इसमें क्या है वो, इसके साझेदार हैं। दूसरा, अगर किसी पांचवे पर्सन का भी जन्म हो जाता है तो वो बाय बर्थ से ही इसका मेंबर होगा, सदस्य वो बन जाएगा इसी बिजनेस का, उसको कुछ फॉर्मेलिटी नहीं करनी। मैनेजमेंट बाय कर्ता। अब ये कर्ता कौन होता है, फैमिली में जो भी वरिष्ठ नागरिक होता है, जो सबसे बड़ा पर्सन होता है, एल्डेस्ट होता है, वो ही निर्णय लेता है, वो ही उसकी ही जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। किसकी, देखिए अब यहाँ दो तरह के मेंबर हो गए। कौन हो गए यहाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ मेंबर्स की बात करें, मेंबर्स दो तरह के हो गए। एक तो हो गया जो सीनियर है, एक कौन हो गया, जो सीनियर है। और उस सीनियर में उसको क्या बोलेंगे, कर्ता, वो सबसे बड़ा होगा। इसको इंग्लिश में भी कर्ता कहते हैं और हिंदी में भी कर्ता कहते हैं। ठीक है, और बाकी जो होते हैं, बात की, वो अदर मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं। इनकी जो लाइबिलिटी होती है, इनकी जो देनदारी होती है, वो तो होती है लिमिटेड। ठीक है, वो होती है लिमिटेड, और इसकी होती है अकेले की अनलिमिटेड। अगर इसके नाम से कुछ भी इसकी पर्सनल एसेट है, वो भी इस बिजनेस में यूज होगी, केवल कर्ता की। तो मैनेजमेंट कौन करेगा, प्रबंध कौन करेगा इसका, कर्ता करता है। कर्ता होता कौन है, मैंने अभी आपको बता दिया। नो लिमिट ऑफ ऑन द नंबर ऑफ द मेंबरशिप।
इसमें कोई लिमिट नहीं है, फैमिली में जितने भी होंगे वो सब इसमें शामिल होते चले जाएंगे, जितने भी पैदा होंगे। लेकिन ये कहाँ तक चलेगा ये भी सुन लो। देखिए बात कर लेते हैं, आज मिस्टर एक्स है, ये इस बिजनेस को चला रहे हैं, इनके भाई भी हैं, ठीक है? तो इनके फिर बच्चे हो जाते हैं यहाँ पर, इनके बच्चे हो जाते हैं ए, बी, सी, ये भी इसके मेंबर होंगे। उसके बाद फिर इनके भी बच्चे हो जाते हैं, एक बच्चा इस 2 इसके हो जाते हैं, 2 इसके हो जाते हैं और 2 बच्चे इसके हो जाते हैं, ठीक है? ये 2 बच्चे इसके हो जाते हैं, ठीक? तो बस यहाँ तक शामिल होंगे, 3 जनरेशन तक, ये भी याद रखना, इसको तो केवल 3 पीढ़ी तक ही शामिल होते हैं, इससे आगे नहीं कि आप सोचेंगे यही चलता रहेगा, नहीं, 3 पीढ़ी तक बस। तो लाइबिलिटी किसकी होती है? लाइबिलिटी लिमिटेड, लिमिटेड लाइबिलिटी फॉर ऑल, सभी की लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, लेकिन कर्ता की नहीं। कर्ता को छोड़कर सभी की लाइबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड। माइनर मेंबर इज अलाउड, अगर कोई 18 इयर्स से कम उम्र का है तो वो भी इसमें सदस्य होता है, ये भी याद रखना, अलाउड होता है उसको भी। राइट ऑफ मेंबर टू इंस्पेक्ट द अमाउंट्स, और देखिए राइट होता है यहाँ पर, अ, ये राइट इंस्पेक्ट करने का, राइट होगा आपका, राइट, ये राइट नहीं, ये होगा आपका WRIGST। मैं इसको सही कर देता हूँ, एक मिनट। ये मैंने सही कर दिया, तो यहाँ राइट की बात हो रही थी, अधिकार की बात, ठीक है? तो अगर राइट की बात करें, अधिकार की यहाँ पर बात करें, तो देखिए जो मेंबर्स होते हैं उनको अधिकार होता है इंस्पेक्ट करने का, मतलब जितने भी अकाउंट्स है, अमाउंट नहीं, जितने भी अकाउंट्स होते हैं उन अकाउंट्स को वो चेक कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, रजिस्ट्रेशन नॉट रिक्वायर्ड, इसमें जरूरी नहीं होता है कि रजिस्ट्रेशन आप कराएं, आप बिना रजिस्ट्रेशन के इसको चला सकते हैं। परपेचुअलिटी, स्थायित्व, देखिए अगर स्थायित्व की बात करें तो अगर एक कर्ता इसमें खत्म हो जाता है तो दूसरा उसकी जगह ले लेता है, जो भी परिवार का बड़ा सदस्य होता है, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर बस इतना ही था, इसमें सॉरी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में इसकी कुछ बातें आपको याद रखनी है। इसमें सभी मेंबर, जितने भी परिवार के होते हैं सभी सदस्य हो जाते हैं, सबसे बड़ा जो पर्सन होता है वो इसका कर्ता होता है, और अगर जो भी परिवार में जन्म लेता है वो सभी इसके सदस्य बनते चले जाते हैं। इसमें जो भी करता होता है उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बाकी सबकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। इसमें 2 भाग होते हैं, दया भाग और आपका मित्राक्षा। मित्राक्षा आपका पूरे इंडिया में होता है, लेकिन दया भाग आपका पश्चिम बंगाल में ही होता है। लेकिन अब जब से आपका अमेंडमेंट एक्ट आया है, इसमें संशोधन हो गया है, अब क्या है कि महिलाएं भी पुरुषों के बराबर ही इसमें हिस्सा लेंगी, जो भी प्रॉपर्टी होगी उसमें। तो ये तो हुई इसकी कुछ बातें। नाबालिग इसमें सदस्य भी हो सकता है, 3 पीढ़ी तक ये व्यापार चलता है। अब चलते हैं अपने पार्टनरशिप की तरफ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपके अकाउंट्स में भी काम आती है। यहाँ पर देखेंगे हम पार्टनरशिप में सबसे पहले, तो पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशन, पार्टनरशिप क्या होता है? एक रिलेशन है। किस, कैसा रिलेशन है? बिटवीन टू और मोर देन पर्सन्स, दो या दो से अधिक लोगों के बीच में जो रिश्ता होता है वह है पार्टनरशिप। और वो भी कौन? हु हैव एग्रीड टू शेयर, जो तैयार हुए हैं, सहमत हुए हैं, शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, एक बिजनेस का प्रॉफिट बांटने के लिए सहमत हुए हैं, तैयार हुए हैं वो लोग, उनके बीच का रिश्ता है पार्टनरशिप। और कैरिड बाय, वो बिजनेस भी कैरिड बाय चलाया जाएगा सभी के द्वारा, और या बाय वन, या तो बिजनेस को एक चलाएगा या बिजनेस को सारे मिलकर चलाएंगे, तो वो होगी पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप क्या है? एक रिश्ता, किसके बीच में? दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में, वे भी ऐसे लोग जो किसी बिजनेस का प्रॉफिट बांटने के लिए सहमत हुए हैं, और वो बिजनेस या तो उनमें से कोई एक चलाएगा या सारे मिलकर चलाएंगे। लेकिन आगे पढ़ो, वर्ड क्या है, आगे कह रहा है, यहाँ से क्वेश्चन बना देता है, देखिए, एक्टिंग फॉर ऑल, और जो काम होगा वो सभी के लिए होगा। ऐसा नहीं है कि एक पार्टनरशिप में A, B, C और D पार्टनर है, और यहाँ पर जो है जो काम देखता है सारा वो केवल A चलाता है, ए में ही इतना दिमाग है, ए ही इसको चला रहा है, बिजनेस को चला रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस ए का हो गया, नहीं, एक्टिंग फॉर ऑल, ये काम ऐसे समझिए सभी के लिए काम हो रहा है।
एक चलाए बिजनेस को या सभी मिलकर चलाएं, काम सभी के लिए होगा। तो ये हुई साझेदारी की परिभाषा कि साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में एक संबंध है जो कि किसी व्यवसाय के लाभ को साझा करने के लिए सहमत हुए हैं। वो जो व्यवसाय है या तो सभी चलाएंगे या किसी एक के द्वारा चलाया जाएगा, लेकिन काम सभी के लिए होगा। इस डेफिनेशन को आप याद कर लें। और हाँ, ये अगर मैं बताऊं तो ये डेफिनेशन आपको मिलेगी, ये मिलेगी पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और सेक्शन 4। ठीक है, तो यहां पर ये डेफिनेशन दी हुई है, ये भी आप याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, क्वेश्चन की बात नहीं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपना आगे देखते हैं इसके फीचर्स, आखिर इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। और मैं फिर कह रहा हूं ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से ध्यान से देखें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें अगर वीडियो पसंद आ रही है, क्योंकि आपका टाइम भी हम वेस्ट नहीं कर रहे हैं फालतू की बातों में कि बीच में आपसे बार बार बातें करने लग जाएं। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ पार्टनर्स की बात होगी यहाँ पर। नंबर ऑफ पार्टनर्स, देखिए पार्टनरशिप में अगर नंबर ऑफ पार्टनर की बात करें तो कम से कम दो पर्सन होते हैं, दो मेंबर होने जरूरी हैं कम से कम। और अधिक से अधिक अगर मैक्सिमम की बात करें, अधिक से अधिक कितने मेंबर होंगे, तो अधिक से अधिक आपके 50 मेंबर हो सकते हैं। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इसको 100 भी कर सकती है, लेकिन फिलहाल कितने हैं आपके 50। और ये काफी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, ये तो आया था 50 का। तो, और हाँ, एक बात और देखिए, हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर पार्टनरशिप, लेकिन इसकी जो नंबर्स बता रहे हैं, मेंबर्स मतलब सदस्य कितने होंगे, ये बताता है ये बताता है कंपनीज एक्ट। कौन बताता है? कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 में बताया गया है कि पार्टनरशिप में कितने मेंबर होंगे। अब आप बात समझने की है, देखो ध्यान से। देखिए पार्टनरशिप जो है, पार्टनरशिप के लोगों की बात हो रही है, तो पार्टनरशिप एक्ट नहीं बता रहा, कंपनीज एक्ट बता रहा है। बताओ, कंपनीज एक्ट बता रहा है कि कितने पर्सन होंगे, तो कितने पर्सन हो सकते हैं? 50। पहले जो था वो 10-20 थे कि बैंकिंग में 10 और वैसे जनरल में 20 होते हैं, वो अब सब खत्म हो गया है। अब क्या है आपका नया? अब है आपका कि 50 मेंबर्स होते हैं और ये 100 तक बढ़ाए जा सकते हैं। किससे? सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बढ़ा सकती है। ठीक है, और बाद में आया था ये आपका 2014 में अमेंडमेंट आया आपका, ये आया था आपका 10। ठीक है, जो सेक्शन 10 था उसमें बताया गया था कि आप इसमें क्या कर सकते हैं कि इसको आप 100 भी कर सकते हैं, बाकी 50 होते हैं। एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट की बात करें तो देखिए पार्टनरशिप जब भी होती है किसी एग्रीमेंट पर चलती है, बिना एग्रीमेंट के पार्टनरशिप नहीं होती, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, एग्रीमेंट की बात करें यहाँ पर। ठीक है, अब किसकी बात हो रही है यहाँ पर? एग्रीमेंट की। एग्रीमेंट क्या है? समझौता। देखिए जब तक आप कोई समझौता नहीं करेंगे भाई, आप अपने पार्टनर से ये तो कहेंगे चलो भाई हम बिजनेस करेंगे, इस एक काम करते हैं, पोटैटोज की यहाँ से बैग से लेते हैं, बोरियां लेते हैं और इनको हम बेच देते हैं, जो भी प्रॉफिट होगा उसको बांट लेंगे, दोनों पैसा लगाते हैं। तो यही तो एग्रीमेंट है आपका। ये क्या है आपका? एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट आपके दो तरह के हो सकते हैं, एक आपका ओरल हो सकता है और एक आपका रिटर्न हो सकता है। ठीक है, एग्रीमेंट कितने तरह के हो सकते हैं? दो तरह के हो सकते हैं, एक आपका ओरल और दूसरा आपका रिटर्न। और ये जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है, ये जो आपका रिटर्न एग्रीमेंट होता है, इसी को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड, ये आपको याद रखना है। तो पार्टनरशिप डीड क्या होती है? एक ऐसा एग्रीमेंट होता है, एक ऐसा समझौता होता है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है पार्टनरशिप की। पैसा कैसे लगाएंगे, लॉस होगा कैसे बटेगा, प्रॉफिट होगा कैसे बटेगा, अगर पार्टनर को किसी को शामिल करना तो क्या होगा, और अगर कोई पार्टनर एडवांस दे रहा है, लोन दे रहा है, तो उस पर आप कितना ब्याज देंगे उस पर। अगर पार्टनरशिप डीड कह रही है तो ठीक है, नहीं दिया तो एडवांस पर हम 6% पर एनम इंटरेस्ट देंगे। अगर पार्टनर कोई लोन देता है हमको, उस पर 6% पर एनम इंटरेस्ट देंगे। पार्टनर को सैलरी देंगे या नहीं देंगे, कमीशन देंगे या नहीं देंगे, ये सारी बातें पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती हैं। तो एग्रीमेंट कैसा हो सकता है? ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, लेकिन अगर रिटर्न एग्रीमेंट है तो उसे कहेंगे पार्टनरशिप डीड। ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको स्टार दे देता हूँ 2। आगे चलते हैं। देखिए लाइबिलिटी की अगर बात करें तो जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। कैसी होती हैं?
अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड आप अब समझ तो गए, क्योंकि पीछे बता दिया था मैंने अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या है। अगर पार्टनरशिप में लॉस हो रहा है, अगर पार्टनरशिप में लॉस हो रहा है, तो पार्टनर्स के जितने भी पार्टनर्स हैं, उनकी पर्सनल एसेट को भी यूज किया जा सकता है। उनकी पर्सनल एसेट को कहाँ यूज किया जा सकता है? उनकी पर्सनल को भी एसेट को भी फर्म के, जो पार्टनरशिप फर्म है, उसके नुकसान को पूरा करने में यूज किया जा सकता है। तो ये लायबिलिटी कैसी होती है यहाँ पर? अनलिमिटेड, असीमित देयता होती है। लॉफुल बिजनेस, देखिए पार्टनरशिप केवल वही हो सकती है जिसमें आप लॉफुल वैधानिक काम कर रहे हैं। अगर आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं तो वो पार्टनरशिप नहीं हो सकती। प्रॉफिट शेयरिंग, पार्टनरशिप में प्रॉफिट भी जरूर बंटता है। अगर प्रॉफिट नहीं बट रहा है तो आप समझिए आप पार्टनरशिप नहीं कर रहे हैं, आपकी पार्टनरशिप नहीं चल रही है। पार्टनरशिप में प्रॉफिट बांटना जरूरी हो जाता है, ठीक है, प्रॉफिट जरूर बांटते हैं पार्टनरशिप में। तो प्रॉफिट शेयरिंग भी होता है इसमें। दूसरा, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर जो है कैंडिडेट घूम जाते हैं, आप इसको अच्छे से समझ लें। आपसी एजेंसी संबंध क्या होता है, इसकी बात करेंगे हम अब। तो देखिए ये होता है कि एक जो पार्टनर होता है, एक पार्टनर एक दूसरे के लिए प्रिंसिपल का भी काम करता है, प्रिंसिपल का भी काम करता है, PAL, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का भी काम करता है और एजेंट का भी काम करता है, ये आपको याद रखना है। इसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। देखिए एक दूसरे के काम पर निगरानी करते हैं, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के काम पर निगरानी कर रहा है, ध्यान रख रहा है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ध्यान दे रहा है कितना पैसा लगा रहा है, तो वो प्रिंसिपल की तरह काम कर रहा है। और ये आपको मैं जनरल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। और दूसरा वो एजेंट भी है, क्योंकि मैंने अभी बताया ए बी सी तीन पार्टनर है, अकेला ए काम कर रहा है तो वो बी के लिए भी कर रहा है, सी के लिए भी कर रहा है, मतलब वो ए का और सी का क्या है, बी का और सी का एजेंट है। तो पार्टनर एक दूसरे के लिए एजेंट भी होते हैं और प्रिंसिपल भी होते हैं, तो इसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। ठीक है, अगर मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट कैसा होता है इसका? देखिए मैनेजमेंट होता है सभी इसका जो प्रबंध होता है, सभी साझेदार साझेदारी का मतलब सभी साझेदार मिलकर प्रबंधित करते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट जो देखेंगे वो सभी मिलकर करते हैं, सभी मिलकर मैनेजमेंट को करेंगे, ऐसा नहीं है कि एक ही मैनेजमेंट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद है रिस्क बियरिंग, अगर लॉस होता है तो वो भी सभी पार्टनर बांट लेते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है, इसको आप याद रखें। रजिस्ट्रेशन जो होता है वो ऑप्शनल होता है। रजिस्ट्रेशन कैसा है? ऑप्शनल होता है, मतलब रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन कराना इसमें कंपलसरी नहीं होता है, ऐच्छिक होता है। तो आप याद रखना, इसमें जो पंजीकरण होता है वो कैसा होता है? ऐच्छिक होता है। ऐच्छिक, यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं, आप देखेंगे लास्ट क्वेश्चन पेपर में, वहां पर पूछे जाते हैं कि साझेदारी का रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन कराना क्या कंपलसरी होता है, बाध्य होता है, जरूरी कराना, या ऐच्छिक होता है? तो ये ऐच्छिक होता है, आप चाहें तो करा लीजिए, नहीं चाहे तो मत करा लिए, करा लोगे तो और भी अच्छा है। उसके बाद नॉन ट्रांसफरेबल इंटरेस्ट, देखिए जो पार्टनर होता है वो अपना हित, अपना इंटरेस्ट किसी दूसरे को, तीसरे पर्सन को, अनजान व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं कर सकता। ये नहीं कह सकता भी मेरी जगह पार्टनर ये होगा। इसमें सभी पार्ट हो सकता है अगर सभी पार्टनर एग्री हो, सहमत हो। तो ये होगी आपकी पार्टनरशिप की विशेषताएं, जो कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप अच्छे से कर लेना। अभी पार्टनरशिप जो फर्म है उसके एडवांटेजेस देखेंगे कि इसके एडवांटेजेस या मेरिट, या इसको हम गुण लाभ कह सकते हैं, क्या क्या लाभ हैं इसके उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इजी टू फॉर्म, इसको जो चलाना होता है बड़ा इजी होता है। आप दो लोग इकट्ठा होइए, कुछ भी काम ले लीजिए, उस काम में आप जो भी कमाई हो, इनकम हो, उसको दोनों बांट लीजिए, होगी पार्टनरशिप। रिस्क शेयरिंग होता है इसमें, आपको जो भी रिस्क हो वो हो, आप अकेले का रिस्क नहीं है, रिस्क भी आपका बढ़ जाएगा क्योंकि पार्टनर्स हैं। दूसरा, इसमें क्या होता है कि एक जो पार्टनर्स होते हैं उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें मोटिवेशन भी होता है।
पार्टनर्स एक दूसरे को मोटिवेटेड भी करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप पार्टनर्स को अगर बढ़ाना चाह रहे हैं पार्टनरशिप को, अगर आपके पार्टनर यहाँ पर केवल ए और बी हैं, लेकिन आप पार्टनरशिप को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आप एडमिशन भी कर सकते हैं किसी भी तीसरे पार्टनर का, अगर सभी पार्टनर सहमत हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें, इसको बढ़ाया और घटाया जा सकता है बिजनेस को। डिवीजन ऑफ वर्क, कार्य एक आदमी पर सारा लोड नहीं होता है, इसमें क्या होता है कि आपस में काम को भी ये लोग बांट लेते हैं, मिलकर काम को करते हैं। सीक्रेसी होती है, सीक्रेसी क्यों है? इस सीक्रेसी ये है कि पार्टनरशिप में होता क्या है कि जो इसके अकाउंट्स होते हैं, जो इसके स्टेटमेंट्स होते हैं, वो पब्लिश करने की जरूरत नहीं होती है, पार्टनरशिप की सीक्रेसी बनी रहती है। लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज होता है, एक अकेला आदमी कितना पैसा लगाएगा? कुछ पैसा लगाएगा, लेकिन जब इसमें बहुत सारे पर्सन होते हैं, 50 तक होते हैं, तो इसका मतलब इसमें लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज होंगे, आप बिजनेस को बड़े पैमाने पर कर सकते हैं, बड़े बड़े वित्तीय संसाधन आपके साथ होते हैं। मोर स्कोप ऑफ एक्सप्रेशन, और इसकी अभिव्यक्ति की बढ़ाने की भी काफी गुंजाइश होती है। इसको एक्सप्रेशन नहीं, ये आपका एक्सपेंशन होगा, ठीक है। EXPAN, मैं इसको सही कर देता हूँ, इसको यहाँ पर कर लेते हैं से सही, तो ये होगा आपका सही यहाँ, EXPAN SION, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मतलब, एक्सपेंशन होता है विस्तार, तो इसको हिंदी में भी कर देता हूँ, अभिव्यक्ति नहीं, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, विस्तार, बढ़ाना। विस्तार की भी गुंजाइश होती है इसमें, ठीक है। अगर आप चाहें तो अपने इस बिजनेस को क्या कर सकते हैं, इसको आप एक्सपेंशन भी कर सकते हैं, ठीक है, बढ़ा भी सकते हैं बिजनेस को, अपनी और पार्टनर्स बढ़ा लीजिए। तो ये है इसकी विशेषताएं। आप देखेंगे इसकी डिमेरिट्स, इसके नुकसान क्या क्या हैं, ठीक है। तो जब फायदे हैं इसके, तो नुकसान भी जरूर होंगे, नुकसान देख लेते हैं। देखिए इसका पहला, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है, अगर बिजनेस में लॉस हो रहा है, तो पार्टनर्स की जो पर्सनल एसेट है, उसको भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। पर्सनल एसेट को भी यूज किया जाएगा बिजनेस का कर्जा देने में। ये समझ तो रहे हैं ना आप? अनलिमिटेड लाइबिलिटी मैंने शुरू में ही बता दिया था, देखो आपको। नॉन ट्रांसफरबिलिटी ऑफ शेयर, आप अपने शेयर को किसी दूसरे को नहीं दे सकते, ये भी इसका क्या है, डिमेरिट है, नुकसान है। अनसर्टेनिटी होती है इसमें, अनसर्टेनिटी मतलब आपका, अगर मान लेते हैं पार्टनर की, यहाँ एग्जांपल से समझते हैं, इसके पार्टनर है आपके ए, बी और सी। क्या होता है यहाँ पर, पार्टनर की आ, इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ मृत्यु हो जाने पर अगर आपका कोई समझौता नहीं था, तो ये आपकी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, तो अनसर्टेनिटी है। और अगर पार्टनर दो थे, दो पार्टनर बिजनेस चला रहे थे, एक क्या डेथ हो जाती है, तो क्या होगा, अब एक की डेथ होने से ये पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, इसलिए अनसर्टेनिटी होती है, इसमें निश्चितता नहीं होती है, ठीक है, असर्टेन होता है। आगे देखते हैं। डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स, पार्टनर्स में कभी कभी डिस्प्यूट भी हो जाते हैं, आपसी विवाद भी, आप अपने बीच में विवाद भी हो जाते हैं, इसलिए कहा जाता है कि रजिस्ट्रेशन कराना इसका जरूरी है। अगर आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, डिस्प्यूट में काम आता है, ठीक है। और रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, इसमें म्यूचुअल एजेंसी का भी रिस्क होता है। अब आप कहेंगे म्यूचुअल एजेंसी क्या है? म्यूचुअल एजेंसी मैंने जैसे अभी पहले बताया था, मतलब एक दूसरे के एजेंट के रूप में भी काम करता है ये, और एक दूसरे के साथ, एजेंट के साथ साथ प्रिंसिपल का भी काम करता है, एक दूसरे को काम को बांध के भी रखते हैं, एक दूसरे को बाध्य भी कर सकते हैं बाहर के लोगों से काम करने के लिए। और फिर होती है आपकी लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। देखिए साझेदारी में पब्लिक का इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है, पब्लिक का इतना विश्वास नहीं होता है, जितना एक एकल व्यापार में होता है, ठीक है। और बाकी तो आपको इसका पता ही है, ये भी आपको याद रखना है कि इसका एक्ट कौन सा होता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो ये हो गए इसके आपके डिमेरिट्स, ठीक है। अब देख लेते हैं पार्टनरशिप के टाइप, पार्टनरशिप के टाइप भी हो सकते हैं, कितनी तरह की पार्टनरशिप हो सकती है, वो भी साथ साथ देख लेने। देखिए पार्टनरशिप हो सकती है एट विल, एट विल का मतलब क्या है, ये एक ऐसी इंडेफिनिट पीरियड के लिए पार्टनरशिप होती है, मतलब कोई डेफिनेट पार्ट
पीरियड नहीं है। जब आपका मन करेगा इच्छा पर डिपेंड होती है। जब पार्टनर्स इससे एक मतलब पार्टनर्स कभी भी जा सकता है समय से बताकर, एक नोटिस देकर पार्टनरशिप को शामिल छोड़ सकता है। देखिए, विल होती है इच्छा। विल क्या है? ये इच्छा। तो इच्छा अनुसार पार्टनरशिप होती है। मतलब पार्टनर्स अगर चाहे, जब तक चल रही है ठीक है, लेकिन अगर कोई पार्टनर जाना चाहे तो इससे जा भी सकता है, इसको छोड़ भी सकता है। ठीक है, लेकिन इसका कोई पीरियड नहीं होता है, ये इनफाइनेट पीरियड के लिए होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए पार्टनरशिप की जाती है। जैसे आपका कोई काम था, जैसे अगर बात करें, सर्दियां हैं और सर्दी में क्या आपके पटेटो की खेती हो रही है। आपने कहा कि इस खेत के जितने भी पटेटोज होंगे, आलू होंगे, इसको खरीद लेते हैं, इसको बेच देंगे, जो भी प्रॉफिट होगा आपस में बांट लेंगे। अब जैसे ही आलू खत्म हो जाएंगे तो आपकी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। तो आपकी एक ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप थी। मतलब परफॉर्म पार्टिकुलर वेंचर, कोई वेंचर था, कोई काम था, बस उसी के लिए आपने ये पार्टनरशिप की थी। जैसे ही पूरा हो जाएगा तो आपकी पार्टनरशिप अपने आप ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, यह है विशेष साझेदारी। और एक होती है आपकी फिक्स पीरियड पार्टनरशिप, जिसमें आपने पार्टनरशिप एक फिक्स पीरियड के लिए की है। आपने पहले ही बता दिया कि हमारी पार्टनरशिप 2 साल 3 साल तक रहेगी। ठीक है, तो ये थी आपकी पार्टनरशिप के टाइप, कित कौन कौन सी होगी? आपकी पर्टिकुलर पार्टनरशिप, फिक्स पीरियड पार्टनरशिप, और आपकी हो गई साथ में ऐच्छिक पार्टनरशिप। इसके बाद देखते हैं, ये तो पार्टनरशिप थी। अब पार्टनर्स के भी टाइप देखते हैं। पार्टनर्स के भी टाइप होंगे। तो पार्टनर्स के टाइप कौन कौन से होंगे? देखिए, अगर पार्टनर्स, एक हो सकता है एक्टिव पार्टनर। अब ये एक्टिव पार्टनर कौन होगा? एक्टिव पार्टनर होगा जो पार्टिसिपेट करता है मैनेजमेंट में हिस्सा लेता है, पार्टनरशिप में पैसा भी लगाता है, इन्वेस्ट भी करता है। ठीक है, और अगर प्रॉफिट लॉस होता है उसमें भी हिस्सा लेता है। ठीक है, सारे काम करता है। ये आपका कौन? एक्टिव पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर की बात करें, ये पार्टिसिपेट नहीं करता है मैनेजमेंट में। प्रॉफिट तो लेगा, पैसा भी लगाएगा, इन्वेस्ट भी किया है, लेकिन ये क्या करता है? पार्टनरशिप में स्लीपिंग रहता है। इसका दूसरा नाम डोरमेंट भी होता है। ठीक है, सोता रहता है ये। बस ये हिस्सा नहीं लेता। मैनेजमेंट जैसे आप कर रहे हो भाई करते रहो, मुझे कोई मतलब नहीं, मैंने पैसा लगा दिया, जो भी प्रॉफिट हो मुझे भी दे देना, लॉस हो वो भी मुझे दे देना। और एक होता है आपका सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर कौन सा होता है? अब सीक्रेट पार्टनर की अगर बात करें यहाँ पर हम, पार्टनर हु आइडेंटिफाई इज नॉट डिस्क्लोज टू आउटसाइडर। जो आउटसाइडर होते हैं उनको पता नहीं होता कि क्या ये पार्टनर भी हैं। मतलब ये अपनी पहचान को गुप्त रखता है। गुप्त साझेदार के मेल और संबंध बाह्य व्यक्तियों को ज्ञात नहीं होते हैं। जो बाहरी व्यक्ति होते हैं उनको पहचान नहीं होती है इस पार्टनर की, इसको सीक्रेट पार्टनर कहते हैं। साथ ही साथ एक आपका पार्टनर और होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखें, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफी। ये होता है नॉमिनल पार्टनर। कौन सा होता है? नॉमिनल। नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर को हिंदी में क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं नामात्र साझेदार। नामात्र साझेदार, ये होता है आपका नामात्र साझेदार होता है। अब ये कौन सा होता? ये होते हैं दो तरह के। ये पार्टनर्स होते हैं दो तरह के। एक तो होता है नॉमिनल, नॉमिनल बाय, नॉमिनल बाय स्टॉपल, नॉमिनल बाय स्टॉपल, और दूसरा होता है आपका नॉमिनल बाय होल्डिंग आउट। नॉमिनल बाय होल्डिंग आउट, होल्डिंग आउट, ये आपको आगे मिल जाएगा नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए यहाँ पर नॉमिनल पार्टनर। ठीक है, नॉमिनल कौन कौन से होंगे? बाय स्टॉपल और बाय होल्डिंग आउट। ठीक है, ये दो तरह के होते हैं। अब इसको देखिए, ये कौन से होते हैं? ही इज नॉट रियल पार्टनर, ये रियल पार्टनर नहीं होता है। ही इज ओनली लैंड्स हिज नेम, ये अपना केवल नाम देता है कि ठीक है मेरा नाम आप यूज कर सकते हो। अब ये भी दो तरह के हैं। क्या कौन कौन से हो सकते हैं? स्टॉपल हो सकता है और बाय होल्डिंग आउट हो सकता है। अब स्टॉपल कौन सा होगा? वे स्टॉपल है कि जब इसके नाम को
ये क्या है, ये ऐसे काम करता है जिससे पता चल जाता है कि हाँ ये भी फर्म का पार्टनर है, लेकिन ये रियल में पार्टनर नहीं हो सकता। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए यहाँ पर बात करेंगे, एक्स, एक मिस्टर एक्स है, ये लोन लेने के लिए, क्या लेने के लिए, लोन लेने के लिए ये एप्लीकेशन देते हैं, आवेदन करते हैं बैंक में। साथ में होते हैं आपके मिस्टर ए, और मिस्टर ए फर्म के कोई भी पार्टनर नहीं है, लेकिन बैंक से क्या कहते हैं, हाँ जी लोन दे दो आप इसको, देखो फर्म बहुत अच्छी है, आप फर्म को लोन दीजिए, आपका टाइम से लोन मिलेगा, बिल्कुल टाइम से मिलेगा, आपको लोन वापस मिलेगा। तो बैंक क्या समझता है, ओहो ये साझेदार हैं, एक्स और ए दोनों साझेदार हैं, तो उसको समझ लिया वैसी बैंक ने। लेकिन अगर लोन वापस नहीं हुआ, तो बैंक बैंक ए से भी दावा कर सकता है कि लोन को वापस कराओ, क्योंकि ए भी गया था वहां मांगने के लिए लोन, और उसने भी ऐसे दिखाया कि मैं भी इसका एक पार्टनर हूं। होल्डिंग आउट क्या है, होल्डिंग आउट, अगर एक्स जाता है, अगर एक्स जाता है लोन लेने के लिए, और वो बातें करता है और कहता है देखो जी हमारे साथ ये मिस्टर ए भी हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं ये, आप हमें लोन जरूर दीजिए, हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, आपका समय से पैसा आ जाएगा। तो ये मिस्टर ए यूं नहीं कहते कि नहीं नहीं मैं पार्टनर नहीं हूं। तो यहाँ पर क्या था, ये खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि हाँ मैं पार्टनर हूँ, ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसा एक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर होल्डिंग आउट में क्या है कि जब इनका होल्ड कर लिया है नाम, जब कोई इनका नाम को ले रहा है, कह रहा है कि हाँ ये पार्टनर है, तो ये मना भी नहीं कर रहे, तो ये होता है स्टॉपल और ये होल्डिंग आउट। आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है नॉमिनल पार्टनर की पहचान, तो आप इसको याद रखें। माइनर पार्टनर भी हो सकता है, आप माइनर पार्टनर भी सुन लीजिए, अगर कोई 18 ईयर से कम है तो उसको भी पार्टनर्स बनाया जा सकता है, लेकिन ओनली फॉर प्रॉफिट, ओनली फॉर प्रॉफिट। अगर लॉस होगा तो आप लॉस में से उसको हिस्सा नहीं देंगे, प्रॉफिट में से उसको हिस्सा देंगे, ठीक है। लेकिन एक बात और है कि जब भी ये जिस दिन 18 ईयर का हो जाएगा, उस दिन ये चाहे तो पार्टनर बना भी रह सकता है, और चाहे तो पार्टनरशिप को छोड़कर जा भी सकता है। इसको ये डिस्क्लोज करेगा, इसको ये पब्लिश करेगा और बताएगा कि मैं पार्टनर हूँ। जिस दिन से ये पार्टनर बन जाएगा, इसकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड हो जाएंगी, और इसकी भी ये लॉस में भी हिस्सेदार होगा, ठीक है। सो तब ये पब्लिश करेगा, तब जाकर ये लॉस में और प्रॉफिट में भी हिस्सा लेगा 18 साल का होने पर। तो नाबालिग माइनर पार्टनर भी पार्टनरशिप में पार्टनर बन सकता है, ठीक है। अब बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो फॉर्मेशन अगर पार्टनरशिप की बात करें, तो साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। आप एक यदि रिटर्न में समझौता कर लेते हैं, आप रिटर्न भी या ओरल भी, तो आपकी पार्टनरशिप शुरू हो जाती है। रजिस्ट्रेशन यहाँ पर ऑप्शनल हो सकता है, आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, चाहे तो रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत पार्टनरशिप की नहीं है। अगर एग्रीमेंट आपका ओरल है तो वो एग्रीमेंट ही है, और यदि आप उसको रिटर्न में कर लेते हैं तो वो पार्टनरशिप डीड बन जाता है। अगर आगे देखें इसको, तो हम देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन अगर पार्टनरशिप का आपको कराना है, अगर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा रजिस्ट्रार के यहाँ इन एन एप्लीकेशन फॉर्म, और उसके साथ साथ एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो साथ साथ आपको देने पड़ेंगे। अब वो डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, जैसे एड्रेस ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ वर्क, आप कहाँ पर काम करेंगे उसका एड्रेस देना पड़ेगा, उसका एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा, और साथ ही आपको देना पड़ेगा एड्रेस ऑफ एनी अदर प्लेस ऑफ वर्क। अगर आप अदर प्लेस पर भी काम करना चाहते हैं तो वहां भी, ऑफिस कहीं बना सकते हैं, वर्क कहीं कर सकते हैं, दोनों का आपको एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा। डेट ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, ये भी आपको देना पड़ेगा। नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर्स, ये भी आपका होगा। और ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, ये भी होगा। इफ रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाई, यदि आपका रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो जाता है इन सभी इंफॉर्मेशन से, तब वो आपको सर्टिफिकेट दे देगा, रजिस्ट्रेशन का इशूड कर देगा। पार्टनरशिप डीड में सब कुछ ये लिख के दिया जाता है, पार्टनर्स कौन होंगे, उसके राइट्स क्या होंगे, उनके और पार्टनरशिप का नाम क्या होगा, पार्टनरशिप की जगह कौन सी होती है, टोटल ये सारी चीजें पार्टनरशिप में लिखकर दी जाती है। तो ये हुई आपकी पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की डेफिनेशन, उसके टाइप, पार्टनर्स के टाइप, इसके फीचर्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं आगे अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ। तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज द वेंचर एसोसिएटेड विद पर्सन हु इज जॉइंट टुगेदर फॉर म्यूचुअल हेल्प।
एक दूसरे की पारस्परिक हेल्प के लिए, एक दूसरे की सहायता करने के उद्देश्य से ये एक लोगों का समूह होता है, सहकारी संगठन। कम से कम इसमें 10 लोग होने चाहिए। 10 लोग और ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, कोई सीमा इसकी नहीं दी हुई है। अगर 10 लोग ये सोचते हैं कि हम मिलकर एक दूसरे की सहायता करेंगे तो वो सहकारी संगठन चला सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल दें, जैसे किसान हो सकते हैं, किसान का सहकारी समिति होती है। ये भी क्या होती है आपके, इसमें ये क्या करते हैं, अगर ये देख लेते हैं कि मार्केट में बहुत महंगी हमारी चीज मिल रही है, जिस आइटम को हम खरीदते हैं वो मार्केट में बहुत महंगा मिल रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, ये सभी लोग इकट्ठे होकर क्या करते हैं, होलसेल में उस चीज को लाकर रख लेते हैं और कहते हैं भाई अब इसको हम, भाई देखो समझो, चलो एक किसान के एक एग्जांपल लेते हैं। ये एक यूरिया की बोरी है, ठीक है, ये यूरिया है, यूरिया की बोरी है। मार्केट में अगर हम इसको लेते हैं 1,000 रुपए की मिल रही है। किसान बड़े परेशान हैं। किसानों ने क्या काम किया, उन्होंने एक अपना कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बना लिया और उन्होंने क्या किया, इसमें कुछ अपनी फीस भी, मेंबरशिप फीस भी यहाँ पर रख ली। उस मेंबरशिप फीस रख ली और इन्होंने क्या काम किया, इकट्ठा होकर ये होलसेल में खरीद कर लिया है इन बोरे को। तो ये मार्केट जो वहां मिला, होलसेल में ये मिला 700 रुपए का एक कट्टा, एक बोरी या एक बैग। इन्होंने कहा भाई हम एक काम करेंगे, हमने ये इकट्ठे ला के रख लिए, अब जो भी खरीदेगा यहाँ से वो इसको खरीद सकता है कितने में, 800 रुपए में। ये 100 रुपए क्यों है, क्योंकि भाई इसके जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इसके खर्चे भी तो होंगे, वो पूरे हो जाएंगे यहाँ से। लेकिन उससे तो अच्छा, पहले किसान को कितना, 1,000 में मिल रही थी बोरी, अब कितनी मिल रही है, 800 में मिल रही है। तो ये एक दूसरे की सहायता के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, जिसको कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। ठीक है, अगर देखें इसके फीचर्स कौन-कौन से होते हैं, तो देखिए वॉलेंटरी एसोसिएशन होता है, मतलब ऐच्छिक समूह होता है ये। ये ऐच्छिक स्वैच्छिक संघ होता है, जब कोई चाहे इसमें आ सकता है, जब चाहे जा सकता है। इक्वल वोटिंग राइट्स होता है, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए इसमें ये नहीं है कि एक कितना पैसा दे रहा है या एक कितना डोनेशन सब्सक्रिप्शन दे रहा है, पैसा दान दे रहा है, उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर वन पर्सन वन वोट होती है। अगर कोई मीटिंग हो रही है तो उसमें वोट देने की बात आ रही है, तो यहाँ एक पर्सन एक ही वोट दे सकता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। पूछा जाता है कि वन वोट वन पर्सन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में होता है, तो ये फीचर है आपका कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का। आगे देखते हैं यहाँ पर, सर्विस मोटिव, इनका जो उद्देश्य होता है, इनका सेवा उद्देश्य होता है। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या होता है, सेवा उद्देश्य होता है। ये सेवा करने के लिए इसको चलाते हैं, एक दूसरे की सहायता या एक दूसरे की सेवा करने के लिए। सेपरेट लीगल एंटिटी, देखिए इसका सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। अगर एक मेंबर चला जाता है तो भी ये चलता रहता है ऑर्गेनाइजेशन। और ये ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई इसमें पैसा, यहाँ से अगर कोई अपने घर लेके जाता है कुछ सामान, तो उसको वो उसका पैसा देना पड़ेगा। अगर कोई एक बोरा खरीद के लेके जा रहा है तो उसका पैसा उसको देना पड़ेगा। लिमिटेड लाइबिलिटी होती है इसमें, कि देखिए इसमें ये नहीं है कि आप जो मेंबर हैं, अगर इस ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होता है तो उस लॉस को पूरा करने के लिए आपकी घर की एसेट भी यूज हो जाएंगी, आपकी पर्सनल, ऐसा इसमें नहीं होता है। लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। अब आप मुझे ये बताइए, देखिए हमने सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप देखा, तो उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी थी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी थी। उसके बाद हमने पार्टनरशिप हाँ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस देखा, तो उसमें जो कर्ता था, कर्ता की तो थी अनलिमिटेड लाइबिलिटी, और जो अदर पर्सन थे उनकी थी लिमिटेड लाइबिलिटी। उसके बाद हमने देखा पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में लाइबिलिटी क्या थी, पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी थी सभी की। उसके बाद अब क्या देख रहे हैं हम, अब देख रहे हैं हम कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें भी लाइबिलिटी कैसी होती है आपकी, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अब बात कर लेते हैं इसके कंट्रोल की, कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो देखिए इसकी एक कंट्रोल करने की एक मैनेजिंग कमेटी होती है, एक कमेटी बनाते हैं ये, वो कमेटी, वो जो मैनेजर की कमेटी होती है, वो मिलकर इसको मैनेज करते हैं। ठीक है, वो ही इसको चलाते हैं। ठीक है, कौन, मैनेजिंग कमेटी, वो इसको चलाएंगे, मैनेजिंग कमेटी ही इसको मैनेज करेगी। इसमें यह नहीं है कि पार्टनर ही मैनेज करेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं इसका फीचर्स।
ईजी टू फॉर्म, अब इसकी मेरिट्स देख लेते हैं। देखिए इसकी मेरिट्स क्या है, फायदे क्या क्या है। देखिए ईजी टू फॉर्म होती है, ज्यादा कंपनी के जितनी इसमें फॉर्मेशन करने की जरूरत नहीं होती। लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, ये भी इसकी एक मेरिट से अच्छाई है। स्टेबल एग्जिस्टेंस होता है। इक्वालिटी ऑफ वोटिंग स्टेटस होता है। ओपन मेंबरशिप होती है कि कोई भी इसमें शामिल हो सकता है, मेंबर बन सकता है। इकोनॉमिकल फंक्शनिंग होती है। देखिए ये इकोनॉमिकल फंक्शनिंग का मतलब है कि यहाँ पर ये लोग एक दूसरे की सहायता के लिए पैसा भी इकट्ठा कर देते हैं मेंबरशिप फीस के रूप में। और गवर्नमेंट से इनको सपोर्ट भी मिल जाती है, ग्रांट भी मिल जाता है इनको गवर्नमेंट से। अगर इसकी डिमेरिट की बात करें तो वो डिमेरिट्स क्या हैं? देखिए लिमिटेड कैपिटल होती है इसकी। अगर कंपनी की देखें तो कंपनी की तो बहुत ज्यादा कैपिटल होती है, इनकी कैपिटल ज्यादा नहीं होती। इनसफिशिएंट मैनेजमेंट होता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, मीटिंग करके इसमें जो मैनेजमेंट के चुने जाते हैं वो इसके मेंबर्स में से ही मैनेजिंग जो कमेटी होती है उसके सदस्य बन जाते हैं। फिर बंद जो होते हैं वो इनमें से ही चुन लिए जाते हैं, अब क्या वो स्किलफुल हो या ना हो। लैक ऑफ सीक्रेसी होती है, क्योंकि लोग ज्यादा होते हैं तो कौन इसमें सीक्रेसी भी नहीं रहती, इसकी जो सीक्रेसी भंग हो जाती है। कन्फ्लिक्ट एमंग मेंबर में कभी कभी मनमुटाव भी हो जाता है। एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, और इसमें ज्यादातर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है, ये भी इसकी डिमेरिट है। टाइप ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो देखिए कोऑपरेटिव कंज्यूमर का भी हो सकता है। कंज्यूमर मिलकर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। वो क्यों बनाएंगे? क्योंकि उन्हें चाहिए एसेंशियल गुड और रीजनेबल कॉस्ट पर। ठीक है, अच्छा गुड्स कम पैसे में चाहिए तो वो भी सहकारी समिति बना सकते हैं। और कौन बना सकता है सहकारी समिति अपनी? सहकारी प्रोड्यूसर भी बना सकते हैं, और मार्केटिंग सोसाइटी भी हो सकती है। ये सब क्या है, ये इसके टाइप्स हैं। ठीक है, कोऑपरेटिव ऑफ क्रेडिट सोसाइटी भी हो सकती है, आपकी फाइनेंसिंग सोसाइटी हो सकती है, हाउसिंग सोसाइटी हो सकती है। अलग अलग तरह की इसमें ये सोसाइटी हो सकती है। अब देखेंगे कंपनी की जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करेंगे। ठीक है, जॉइंट स्टॉक कंपनी इट इज आर्टिफिशियल पर्सन। क्या होती है? ये एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, ये रियल में पर्सन नहीं होता है। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या है कि देखिए इसका एक खुद का एक नाम होता है, खुद की एक स्टैंप होती है, खुद की एक सील होती है। किसी भी डॉक्यूमेंट पर अगर ये उस स्टैंप को सील को लगा देती है तो वो डॉक्यूमेंट इस कंपनी का ही हो जाता है। हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, इसकी एक अलग एंटिटी होती है। परपेचुअल सक्सेशन, मतलब परपेचुअल सक्सेशन का मतलब ये है कि कोई भी इसमें जो इसके सदस्य होते हैं, जो इसके मेंबर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, वो आएंगे जाएंगे, लेकिन कंपनी बंद नहीं होगी, कंपनी ऐसे ही चलती रहेगी। परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील होती है इसकी, वो मैं बता चुका। अगर इसके फीचर की बात करें तो ये क्या हो जाएंगे, लीगल सेपरेट लीगल एंटिटी होगी। और साथ में क्या होगा, यहाँ पर इसके रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है। इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, ये आपको याद रखना है। कंपलसरी होता है इसमें रजिस्ट्रेशन कराना, ठीक है, ये पंजीकरण में याद रखना है। कॉमन सील होती है एक इसकी स्टैंप होती है, कॉमन सील होती है। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल, इसका कंट्रोल अलग होता है, मैनेजिंग अलग होती है इसकी, डायरेक्टर्स अलग होते हैं इसके, सब कुछ अलग होता है इसका। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन होती है ये कोई इंसान ना होकर एक खुद का इंसानों का बनाया हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। परपेचुअल सक्सेशन, ये हमेशा चलती रहती है, इसके जो सदस्य आएंगे जाएंगे लेकिन इसके अस्तित्व पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये चलती रहेगी। ट्रांसफरबिलिटी ऑफ शेयर्स, जो शेयर होल्डर हैं वो अपने शेयर को दूसरे को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, आपका शेयर जितने का है, अगर आपने कंपनी में 100 रुपए का शेयर खरीदा है और कंपनी को लॉस हो जाता है तो आप को ये 100 रुपए ही आप कहेंगे बस इनको यूज कर लो, मेरे घर पर कितना माल है, मेरे घर पर कितनी एसेट है उसको यूज नहीं करना, क्योंकि मेरी लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड। जो मैंने शेयर खरीदा था बस उस तक ही सीमित हो, उस पैसे को यूज कर लो बस आप, आगे नहीं मांगना आप। नेक्स्ट देखते हैं, इसकी जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है, इसकी मेरिट क्या है, अच्छाइयाँ क्या क्या है इसकी। लिमिट लायबिलिटी होगी भाई, एफिशिएंट मैनेजमेंट होता है इसका, इजी ट्रांसफरबिलिटी होती है शेयर की, एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। लार्ज कैपिटल होती है, मतलब इसमें जो कैपिटल होती है वो लार्ज होती है। ठीक है,
ज़्यादा पैसा लगाया जाता है, पता ना कहाँ तक इसके मेंबर जा सकते हैं। वैसे ये कहा जाता है कि प्राइवेट में 200 पर्सन होंगे। अगर मैं इसमें बताऊँ कि प्राइवेट जो कंपनी होती है, प्राइवेट पीवीटी लिमिटेड जो होती है, इसमें तो आपके 200 पर्सन हो सकते हैं मैक्सिमम, और अनलिमिटेड होते हैं आपके पब्लिक कंपनी में। और कम से कम की बात करें तो इसके 2 पर्सन होने चाहिए और इसमें 7 पर्सन होने चाहिए। तो कंटिन्यूटी क्या होती है इसकी? कंटिन्यूटी होती है मेंबर्स आपके आते जाते रहते हैं शेयर, लेकिन ये चलती जाती है। ग्रोथ एक्सपेंशन, इसको बढ़ाना आसान होता है, इसको कितना ही बढ़ा सकते हैं। पब्लिक कॉन्फिडेंस होता है इसमें, पब्लिक विश्वास करती है। और डिस्पर्जल ऑफ ओनरशिप होता है, आप अपने स्वामित्व को बढ़ा भी सकते हैं। मतलब शेयर आपके पास कुछ है तो आप और भी शेयर खरीद सकते हैं। एफिशिएंट मैनेजमेंट होता है, क्योंकि अलग से इसमें नियुक्त किया जाता है एक मैनेजर, जो अच्छी मैनेजर की स्किल लेकर आता है, एमबीए कर कर आता है मैनेजमेंट में, एचआरएम करके आता है, उनका सिलेक्शन होता है यहाँ पर। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, कुछ इसको समाज के लिए काम करने होते हैं। जैसे ये कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो पोल्यूशन फैलाए, ये कोई ऐसा काम नहीं करेगा कि प्रोडक्ट गलत हो, किसी की जान से खिलवाड़ करे। डीमेरिट की बात करें तो लेंथी होती है, एक्सपेंसिव होती है इसकी फॉर्मेलिटीज। अगर इसको आपको खोलना है तो बहुत लंबी प्रोसेस इसको करनी होती है। लैक ऑफ मोटिवेशन होता है इसमें, क्योंकि सबको अपने शेयर से मतलब होता है, कंपनी जो चला रहे हैं वो चला रहे हैं, हमें तो अपने शेयर पर ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट गवर्नमेंट ज्यादा इस पर कंट्रोल करती है। इकोनॉमिक ओलिजोसी होती है इसमें, मतलब इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर ओलिजेसी, इकोनॉमिक ओलिजेसी होती है। कुछ लोग होते हैं जो इसमें पैसा लगाते हैं। सोशल एविल्स होती हैं, और डिले होता है डिसीजन मेकिंग में। डिस्प्यूट हो सकता है वेरियस ग्रुप में अलग अलग। अनहेल्थी स्पेकुलेशन हो सकता है यहाँ पर। और प्रेशर, गवर्नमेंट का प्रेशर हो सकता है डिसीजन मेकिंग में। ये इसकी क्या थी? डिमेरिट्स थी। अब बात करें अगर टाइप ऑफ कंपनी की अगर टाइप्स की बात करें तो मेन टाइप्स जो होते हैं 3 होते हैं। कंपनी प्राइवेट हो सकती है, कंपनी पब्लिक हो सकती है, कंपनी वन पर्सन हो सकती है। ठीक है, 3 तरह की हो सकती है। अगर प्राइवेट कंपनी की बात करें, प्राइवेट कंपनी में देखिए ये ऐसी कंपनी होती है जिसमें कम से कम आपके 2 पर्सन होते हैं। 2 पर्सन होते हैं, ये भी कौन से? मिनिमम, कम से कम। और अगर मैक्सिमम पर्सन कितने होते हैं इसमें? वो होते हैं आपके 200। ठीक है, ये कैसी होती है पब्लिक कंपनी? पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 पर्सन होने चाहिए, और मैक्सिमम आपके अनलिमिटेड, नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, 1 पर्सन कंपनी में मिनिमम भी केवल 1 पर्सन ही होता है। अगर यहाँ पर नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें तो देखिए 1 पर्सन कंपनी और 2 और 3, देखिए इसमें हो सकता है आपका 1 पर्सन में 1 डायरेक्टर होता है कम से कम, और यहाँ पर पब्लिक में आपका कम से कम 3 डायरेक्टर, और आपके प्राइवेट में कम से कम 2 डायरेक्टर। और अगर मैक्सिमम डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होता है उसमें मैक्सिमम डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं, या डायरेक्टर्स की बात हो रही है, तो डायरेक्टर्स ये तो हैं आपके मिनिमम, और ये है इधर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर तो एक ही होगा मैक्सिमम भी। यहाँ पर भी 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं, यहाँ भी 15 हो सकते हैं, और यहाँ भी 15 हो सकते हैं। तीनों में 1 पर्सन कंपनी हो या आपकी पब्लिक प्राइवेट हो, सभी में पर ये हो सकते हैं आपके 15-15। दूसरा जो प्राइवेट कंपनी होती है, इस प्राइवेट कंपनी को क्या जरूरी होता है? इसको जरूरी होता है कि अपने नाम के पीछे लगाती है प्राइवेट प्राइवेट लिमिटेड, ये इसको लिखना होता है। पब्लिक को इस पे पब्लिक लिमिटेड लिखना होता है, और 1 पर्सन को आपको 1 पर्सन या ओपीसी लिखना होता है नाम के पीछे। ठीक है, ये कंपनी की कुछ जरूरी बातें थी जहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब बात करेंगे, अगर आप कंपनी शुरू करना चाहते हैं तो आपको कंपनी कैसे कैसे शुरू करनी होगी, कौन कौन सी स्टेजेस हैं जो आपको पूरी करनी पड़ेगी,
पहली स्टेज है आपकी प्रमोशन। पहली स्टेज क्या है आपकी? प्रमोशन। आपको प्रमोशन कराना पड़ेगा। उसके बाद इनकॉर्पोरेशन मतलब रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद कैपिटल सब्सक्रिप्शन होगा, वो स्टेज पूरी करनी पड़ेगी आपको, और देन आप कमिटमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें अगर बात करें इसके स्टेज की, प्रमोशन प्रमोशन, ये रिपीट हो गया है इसको, इसकी बात करें तो प्रमोशन में, प्रमोशन में क्या आता है ये देखते हैं। देखिए प्रमोशन में आपका स्टेज इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ स्टेप राइट ऑफ डिस्कवरी ऑफ आइडिया, स्टार्टिंग ऑफ द कंपनी टिल इट इज फॉर्म। आपके यहाँ आइडिया आता है, आप स्टार्टिंग कंपनी करने का कि भाई हाँ मुझे कंपनी स्टार्ट करनी है, क्या कंपनी स्टार्ट करनी है, ठीक है, तो वो इसमें प्रमोशन में। अब प्रमोशन आइडिया आया आपको, तो अब इसके लिए प्रमोशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, आपको बिजनेस के अवसर देखने होंगे, उनकी पहचान करनी होगी, उनकी स्टडी करनी होगी, आपको फैसिबिलिटी, नेम अप्रूवल कराना पड़ेगा उसका, फिक्सिंग ऑफ सिग्नेटरी ऑफ एमओएम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तैयार करना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स, आपको प्रोफेशनल्स जैसे आपके डायरेक्टर्स होंगे उनको नियुक्त करना होगा, और तब प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, और आप उनके नेसेसरी जो भी जरूरत के कागजात होंगे उनको आप तैयार करेंगे। ये तो हो गया प्रमोशन में। इनकॉर्पोरेशन में क्या होता है? इनकॉर्पोरेशन में रजिस्ट्रेशन कराना होता है कंपनी का, और वो भी किसके यहाँ पर? रजिस्ट्रार के यहाँ। रजिस्ट्रार को आप क्या करेंगे इसमें? सबसे पहले आप उसके वहां पर डॉक्यूमेंट्स देंगे, जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स है उनको देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे? उन डॉक्यूमेंट्स के बाद आप पेमेंट करेंगे फीस का, जो भी रजिस्ट्रेशन फीस है, और तब जाकर आपका रजिस्ट्रेशन होगा। अगर आपका रजिस्ट्रार संतुष्ट हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है, सभी डॉक्यूमेंट सही हैं, तब उसका रजिस्ट्रेशन वो करेगा। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा इनकॉर्पोरेशन का, रजिस्ट्रेशन का, कि आपकी जो कंपनी थी उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इसके साथ साथ फिर आपको कैपिटल सब्सक्रिप्शन करना होता है, ठीक है, और बिजनेस कमिटमेंट की बात आती है। तो आप क्या करेंगे कमिटमेंट ऑफ बिजनेस स्टेज में? इसमें सेबी की अप्रूवल लेंगे, प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे, अपॉइंटमेंट करेंगे बैंकर्स का, ब्रोकर्स का, अंडरराइटर्स का, मिनिमम सब्सक्रिप्शन आना चाहिए आपका, ठीक है, कम से कम जैसे कहते हैं 90% आपकी अगर शेयर कैपिटल आ जाएगी, आपके शेयर पब्लिक एक्सेप्ट कर लेती है, खरीद लेती है, तभी आप उनको अलॉट करेंगे। एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज देनी पड़ेगी आपको, स्टॉक एक्सचेंज में आवेदन करना होगा, अलॉटमेंट करना होगा शेयर को, और तब जाकर आप अपने बिजनेस का कमिटमेंट कर सकते हैं, जब आपका सबमिशन हो जाएगा सभी डॉक्यूमेंट्स का। अगर यहाँ पर बात करें पर्सन इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, प्रमोशन कौन कौन होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं? देखिए एक तो होते हैं आपके प्रमोटर्स। प्रमोटर्स परफॉर्म ऑल स्टेप ऑफ प्रमोशन स्टेज। प्रमोशन स्टेज के सारे काम कौन देखते हैं? प्रमोटर्स देखते हैं। दे ओनली बिंग द बिजनेस एंटरप्राइजेज इन इन एग्जिस्टेंस। इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं जो आप यहाँ यूज करते हैं? तो उसमें इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट में अगर यहाँ पर हम देखें, तो सबसे जरूरी, सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट जो माना जाता है, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। तो इसको आपको कुछ चीजें हैं, जैसे इट इज द चार्टर ऑफ कंपनी, इसका आपको ये भी नाम याद रखना, चार्टर ऑफ कंपनी किसको कहा जाता है? कौन से डॉक्यूमेंट को? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को। It contains the process and objective of activity of the company. कंपनी की क्या होता है इसमें? क्या लेता है? ये प्रोसेस होती है कंपनी की, और कंपनी के इसमें ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। क्या चीज इसमें आपको याद रखनी है? आपको याद रखनी है यहाँ पर कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है उसमें प्रोसेस होती है कंपनी की, और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कंपनी के, ठीक है। और ये एक बात हो रही है, स्कोप क्षेत्र जो बताता है, स्कोप बताता है, वो भी लिमिटेशन ऑफ कंपनी, स्कोप एंड लिमिटेशन वो भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बताता है। तो यहाँ पर आपको ये चीजें याद रखनी है। इसका एक तो ये नेम इंपॉर्टेंट, और इसमें होता क्या है? प्रोसेस, ऑब्जेक्टिव, स्कोप और लिमिटेशन होते हैं किसमें? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, ठीक है। उसके बाद इसमें होता क्या क्या, इसके कंटेंट क्या है? देखिए इसमें होता है आपकी
नेम क्लोज। इसमें क्या होती है आपकी? नेम क्लोज होती है। अब नेम क्लोज में क्या है? आपकी कंपनी का नेम होता है और वो भी नाम ऐसा होता है कि जो पहले से ही कंपनी एग्जिस्टेंस में ना हो, पहले से ही कंपनी ना चल रही हो, उसके जैसा नेम नहीं होना चाहिए। सिचुएशन होती है कि कंपनी कहाँ पर होगी, डोमिसाइल होता है। ऑब्जेक्टिव क्लोज होती है, कंपनी के क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो भी इसमें आपके यहाँ पर लिखे जाते हैं। साथ ही यहाँ पर क्या होता है? लायबिलिटी क्लोज होती है, इसमें लायबिलिटी बताई जाती है कि कंपनी की लायबिलिटी कैसी होगी। इसमें लिमिटेड भी रख दी जाती है और अनलिमिटेड भी। कंपनी दोनों तरह की हो सकती है, मेंबर की लिमिटेड भी हो सकती है और अनलिमिटेड भी हो सकती है। कैपिटल क्लोज होती है जिसमें कैपिटल को डिफाइन किया जाता है, कैपिटल को बताया जाता है। और एक होती है आपकी एसोसिएशन क्लोज। इसमें होता है आपका सब्सक्रिप्शन क्लोज में कि इसमें संचालकों की घोषणा की जाती है, जिसमें लिखा जाता है, वो क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं कि हम कई व्यक्ति जिनके नाम तथा पते जमा किए गए हैं, पार्षद सीमा नियम के अनुसार कंपनी में निर्मित होने के इच्छुक हैं और हम योग्यता अंश क्रिया करने की भी शपथ लेते हैं। इस वाक्य को वो लिखते हैं और अपने सिग्नेचर कर देते हैं। किसमें? एसोसिएशन क्लॉज में। तो नेम क्लॉज में नेम को डिफाइन किया जाता है। हाँ, एक बात जो यहाँ पर क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होती है, ठीक है। अगर इसके यहाँ पर देखें, आपके जैसे नेम क्लोज है, अगर नेम क्लोज है तो इसमें आपको अल्टर करना है। तो इसमें आपको चेंज कैसे कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको भी साथ साथ लिख लें। तो एक विशेष प्रस्ताव पास करना पड़ेगा। क्या? एक विशेष एक विशेष प्रस्ताव एक विशेष प्रस्ताव पास करके, ठीक है, एक विशेष प्रस्ताव पास करके और केंद्र सरकार से लिखित अनुमति प्राप्त करके, प्लस केंद्र सरकार की केंद्र सरकार की लिखित लिखित अनुमति, ये चाहिए। आपका विशेष प्रस्ताव हो और साथ में केंद्र सरकार की लिखित अनुमति हो, तब आप नेम क्लोज में चेंज कर सकते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से काफी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसको अच्छे से याद कर लेना कि कैसे अल्टरेशन करते हैं इसमें, कैसे बदलाव करते हैं इसमें। अब बात आती है आपकी सिचुएशन की, डोमिसाइल। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें अगर बात करें तो इसमें क्या होगा, राज्य का नाम दिया जाता है। इसमें क्या दिया जाता है? राज्य का नाम दिया जाता है जहां पर आपकी कंपनी सिचुएटेड है, मतलब जिसमें कंपनी पंजीकृत है या उसका कार्यालय को स्थापित किया जा रहा है, उसका कार्यालय ऑफिस कहाँ पर है, कौन से राज्य में है, वो बताया जाता है सिचुएशन क्लोज में, ठीक है। और यह भी ध्यान रखने की बात है भाई, देखो कि क्योंकि कंपनी केवल उसी राज्य में पंजीकृत प्राप्त करती है जहां पर उसका कार्यालय होता है, तो ये जरूरी होता है कि जो कंपनी के प्रलेख है उसमें इसको डिस्क्लोज जरूर कर दें कि कंपनी का कार्यालय कौन से राज्य में है। और अगर अगर कंपनी के ऐसा भी हो सकता है कि ऑफिस नहीं है, कार्यालय नहीं है, तो कोई नहीं, पंजीकरण के 30 दिन के अंदर अंदर, कितने? 30 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना जरूरी है? ऑफिस बनाना जरूरी है, पंजीकृत रजिस्टर्ड ऑफिस होना जरूरी है। तो देखिए मैंने अभी तक कुछ नहीं लिखा यहाँ, अब मैं लिखूंगा। अब लिखूंगा क्या, वो देखिए जो जरूरी है वो मैं आपको लिख के देता हूँ। जरूरी क्या है इसमें, वो देखिए आप। जरूरी ये है कि अगर आप इसमें अल्टरेशन करना चाहते हैं, अगर आप इसमें अल्टरेशन करना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं, तो आप इसमें कैसे बदलाव करेंगे, ठीक है, वो देखते हैं हम कैसे बदलाव होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर आपको बदलाव भी कैसे होगा, देखिए अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में, अगर यहां से शुरू करते हैं इसका, यहां से एक राज्य से दूसरे राज्य में आपको ले जाना है, दूसरे राज्य में आपको ले जाना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, इसके लिए आपको विशेष प्रस्ताव पास करना होगा। क्या पास करना पड़ेगा? विशेष प्रस्ताव। विशेष प्रस्ताव आपको पास करना पड़ेगा। प्रस्ताव आपको पास करना पड़ेगा।
और साथ साथ में जो दोनों राज्य हैं जहां कंपनी है और जहां आप ले जाना चाह रहे हो वहां, तो दोनों राज्यों में जो रजिस्ट्रार हैं उनकी अनुमति भी चाहिए। दोनों राज्यों के रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार की अनुमति भी लेनी होगी। अनुमति, ठीक है, उनकी भी आपको अनुमति लेनी होगी। तब आप एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जा सकते हो, मतलब सिचुएशन डोमिसाइल क्लॉज में चेंज कर सकते हो। दूसरी बात, अगर आपको एक ही राज्य के एक शहर से दूसरे शहर में जाना है, तो कुछ नहीं, यहाँ लिख सकते हैं एक शहर से दूसरे शहर में, एक शहर से दूसरे शहर में आपको अपना कार्यालय ले जाना है, दूसरे शहर में, शहर में। और राज्य एक ही राज्य है, राज्य तो एक ही होगा, राज्य एक ही होगा, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं एक ही राज्य में, शहर में एक राज्य, एक ही राज्य की बात करें कि एक राज्य के दो शहरों में बदल रहे हैं, तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए, यहाँ पर केवल विशेष प्रस्ताव पास करना पड़ेगा, स्पेशल रेजुलेशन आपको पास करना पड़ेगा। विशेष प्रस्ताव चाहिए बस, विशेष प्रस्ताव पास करना है। विशेष प्रस्ताव, एक बार सही लिख देते हैं प्रस्ताव को, विशेष प्रस्ताव। प्रस्ताव, विशेष प्रस्ताव पास करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर कार्यालय एक ही शहर के इलाके हैं, अगर आपको एक ही शहर में अलग अलग गली मोहल्ले में बदलना है, शहर में एक ही शहर में बदलना है, तो उसमें आप क्या करेंगे, बस एक सिंपल सा रेगुलेशन, साधारण साधारण प्रस्ताव पास करेंगे, साधारण प्रस्ताव आप पास करेंगे अगर एक ही शहर में बदलना है, ठीक है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्लॉज की। तो ऑब्जेक्टिव क्लॉज में अगर आपको इसमें अल्टरेशन करना है, इसमें आपका बात है लाइबिलिटी क्लॉज की, नहीं ऑब्जेक्टिव क्लॉज की बात कर लेते हैं पहले। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए अलग इंक ले लेते हैं और यहाँ पर इसको तब लिखते हैं। यहाँ पर अब बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्लोज की, इसमें कैसे चेंज कर सकते हैं। देखिए इसमें आपको चाहिए विशेष प्रस्ताव, एक तो चाहिए याद करने के, क्योंकि यहाँ से पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव क्लोज में चेंज किया जा सकता है, कैसे चेंज किया जा सकता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। विशेष प्रस्ताव पास करना है, विशेष प्रस्ताव, और जो कंपनी विधिमंडल है उसकी स्वीकृति, प्लस में क्या करना पड़ेगा, कंपनी कंपनी विधिमंडल, कंपनी विधिमंडल, कंपनी विधिमंडल की स्वीकृति भी आपको चाहिए, ठीक है, ये भी स्वीकृति आपको चाहिए, तब इसमें चेंज होगा। उसके बाद आता है आपका लाइबिलिटी क्लॉज, उसके बाद कौन सा आता है आपका लाइबिलिटी क्लॉज। अगर लाइबिलिटी क्लॉज की बात करें, तो लाइबिलिटी क्लॉज में परिवर्तन करना है, तो देखो जो सदस्यों की जो सभा होगी उसमें सर्वसम्मति के साथ प्रस्ताव पास करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब सदस्यों की सभा में सदस्यों की सभा में सर्व सम्मानित सर्व सम्मानित सर्व सम्मानित के साथ प्रस्ताव पास करना पड़ेगा, प्रस्ताव पास करना। तब आप चेंज कर सकते हैं किसमें, लाइबिलिटी क्लॉज में। साथ में अगर देखें यहाँ पर अब आपकी आती है कैपिटल क्लॉज,
ठीक है, कैपिटल क्लोज में भी अल्टरेशन हो सकता है, बदलाव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कैसे होगा? तो इसमें विशेष प्रस्ताव के साथ कंपनी विधिमंडल की अनुमति प्राप्त करनी पड़ेगी। तो इसको आप लिख सकते हैं यहाँ, इसमें कैसे बदलाव होगा? विशेष प्रस्ताव, विशेष प्रस्ताव पास करना होगा, और साथ ही साथ क्या करना पड़ेगा? कंपनी विधिमंडल से अनुमति, कंपनी विधिमंडल से, कंपनी विधि मंडल से अनुमति भी लेनी पड़ेगी। ठीक है, इससे अनुमति भी लेनी पड़ेगी। साथ में अब बचता है आपका एक सब्सक्रिप्शन क्लॉज, अभिधान वाक्यांश। तो इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ये आपको याद रखना है। परिवर्तन नहीं किया जा सकता, बदलाव नहीं किया जा सकता, ये आपको याद रखना है। परिवर्तित नहीं है, तो ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछता है कौन सी क्लॉज ऐसी है जिसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, तो आप कहेंगे एसोसिएशन क्लॉज। ठीक है, एसोसिएशन क्लॉज एक ऐसी होती है जिसमें कोई बदलाव नहीं होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, अब देखते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसको, और हाँ, एक बात और बतानी थी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट, वो पीछे देख लें। देखिए, इसका ये जो चार्टर ऑफ कंपनी भी कहते हैं इसको, एक तो इसको चार्टर ऑफ कंपनी कहते हैं, किसको? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को। और साथ ही साथ में इसका एक नाम और है, डॉक्ट्राइन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट। कहाँ लिखूं इसका नाम? इसका नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, इसको क्या बोल जाता है? डॉक्ट्राइन, डॉक्ट्राइन ऑफ आउटडोर, डॉक्ट्राइन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट। ठीक है, ये भी इसका एक नाम है, आप इसको याद रखेंगे। बाह्य प्रबंध का सिद्धांत, हिंदी में इसको क्या कहेंगे? बाह्य प्रबंध का सिद्धांत, ये इसका नाम है, पूछ लिया जाता है, इसलिए आप इसको भी याद रखें। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन न छूटे जो आप पढ़ने के बाद भी कहे कि ये हम पर नहीं आता था। इसलिए थोड़ी वीडियो लंबी है, लेकिन हिम्मत से लगे रहिए। ठीक है, सफलता तभी मिलेगी। तो अब बात करेंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की, पार्षद अंतर नियम की। तो इसको क्या है, इसके नाम और क्या है? देखिए, पहले ये है क्या, ये देख लेते हैं। ये है बाय लॉ ऑफ कंपनी, मतलब इसमें कंटेन होता है इंटरनल रूल एंड रेगुलेशन, कि आपकी फर्म में जो काम होगा कंपनी में, वो आपकी कंपनी में आंतरिक कार्य कैसे होंगे, वो सब बताए जाते हैं आपके एसोसिएशन ऑफ, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, ए में इनको बताया जाता है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर अगर बात करें कि इसमें कंटेंट क्या होंगे इसके, तो इसमें अमाउंट होगा शेयर कैपिटल का, अलग अलग क्लोज का, प्रोसीजर होगा अलॉटमेंट का, प्रोसीजर होगा इशू सर्टिफिकेट का, प्रोसीजर होगा ट्रांसफर ऑफ कैपिटल का, प्रोसीजर होगा फॉरफीचर ऑफ शेयर का, अगर आप शेयर फॉरफीचर करें तो वो कैसे होंगे, ये सब इसमें होता है। ठीक है, इसकी क्लोज नहीं होती तो इसमें चेंज की भी कोई बात नहीं आती है। इसके बाद अब देखते हैं हम आपके यहाँ पर प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस एक सर्कुलर होता है, इनविटेशन होता है, जो गिवन होता है जर्नल पब्लिक को, जिनसे कहा जाता है आइए हमारे शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कंपनी उनको इनवाइट करती है और उनसे मनी लेती है बदले में। ठीक है, अगर चॉइस, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं चॉइस की। भाई, आपने देखे यहाँ क्या क्या पढ़ा आज? आपने देखा सोल प्रोप्राइटरशिप एंटरप्राइज बिजनेस देखा, आपने हिंदू अनडिवाइडेड बिजनेस देखा, पार्टनरशिप देखा, और साथ में आपने ज्वाइंट स्टॉक कंपनी देखा, कोऑपरेटिव सोसाइटी देखा। 1 2 3 4 5 आपने देखे। अब बात करते हैं कि इनमें से चूज कौन सा करें। अगर आप बिजनेस करने जा रहे हैं तो कौन सा अच्छा होगा, कौन सा करना चाहिए? तो इसके लिए चॉइस ऑफ बिजनेस ऑफ एंटरप्राइजेज, इसके लिए कुछ चीजें हैं, जैसे कि आप देखें कि आपके बिजनेस, आपका नेचर बिजनेस का क्या है।
कैपिटल कंसिडरेशन आप क्या कह रहे हैं, कितनी कैपिटल चाहते हैं, डिग्री ऑफ कंट्रोल कितना चाहते हैं आप, लीगल फॉर्मेलिटी ज्यादा चाहते हैं कम, लाइबिलिटी आप कैसी चाहते हैं, मैनेजमेंट एबिलिटी कैसी होंगी, फ्लेक्सिबिलिटी ऑपरेशन कैसा होगा और कंटिन्यूटी कैसी होगी। इन पॉइंट्स पर आपको ध्यान देने हैं, तब जाकर आप कोई बिजनेस को चूज करेंगे कि कौन सा बिजनेस करना चाहिए। अब यहाँ पर आपका ये पूरा चैप्टर फिनिश हो चुका है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा, लेकिन अभी जाना नहीं है आपको। अभी तो आपका इम्तिहान बाकी है कि आप सीखे कितना है, वो भी तो देखना है क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं। अगर क्वेश्चंस आपने सही बता दिए तो वीडियो आपने सही ध्यान से देखिए, अदरवाइज अभी आपको और नीड है ब्रश करने की अपनी नॉलेज को। तो थोड़ा सा एक ये देखिए, ये देख लीजिए, ये क्या है आपका, ये मैंने ये दिया है आपको, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हो सकते हैं, उसका चार्ट है। आप इसको लगाने ना, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। हक आपका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करने और मेंबर जरूर बन जाए आपके टेलीग्राम के, वहां पर आपको ये सभी नोट्स मिल जाएंगे जो भी हम आपको आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो अब शुरू करते हैं इम्तिहान मीन्स एग्जाम। अब एग्जाम होगा, देखेंगे किसको क्या क्या आया। पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ऐसा व्यक्ति जो वास्तव में भागीदार नहीं है, अ पर्सन हु इज एक्चुअली नॉट पार्टनर, एक्चुअली पार्टनर तो है नहीं, बट थ्रू हिज और हर बिहेवियर ऑफ कंडक्ट, अपने बिहेवियर से, अपने अपने व्यवहार से वो अदर पार्टनर को ये दिखाता है कि बिजनेस टू रिप्रेजेंट हिम एज देयर पार्टनर। वो ये दिखाता है, वो ये बताता है कि मैं पार्टनर हूँ, अपने व्यवहार से दिखाता है। अब कौन सा होगा ये पार्टनर, ये नॉमिनल पार्टनर होगा, पार्टनर बाय स्टॉपल होगा, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट होगा या सीक्रेट होगा। देखिए सीक्रेट तो यहाँ होगा नहीं। नॉमिनल भी आपका, अब नॉमिनल की बात करें तो नॉमिनल भी अब दो होते हैं। नॉमिनल आपका नॉमिनल बाय स्टॉपल भी होता है और होल्डिंग आउट भी होता है। तो ऐसा पार्टनर होता है आपका पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। ठीक है, मतलब खुद नहीं कह रहा, दूसरे उसको जब कह रहे हैं दूसरे पार्टनर के हाँ भाई ये भी पार्टनर है, तो वो कुछ नहीं कह रहा, तो उसको बोलते हैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समिति का उद्देश्य बिचौलियों को खत्म करना और उत्पादकों के लिए अनुपूरक बाजार सुनिश्चित करके अपने सदस्यों की प्रतिस्पर्धी स्थिति को सुधार करना है। तो ये किसकी बात हो रही है यहाँ, समिति का उद्देश्य बिचौलियों को खत्म करके, सोसाइटी का एम elements of middlemen and improve the cooperative position. It is member by the securing the favorable market for the product. तो किसकी, उपभोक्ता समिति की बात हो रही है, या उत्पादक सहकारी समिति की हो रही है, या विपणन समिति की बात हो रही है, या किसान समिति की बात हो रही है। तो इसका आंसर होगा आपका प्रोड्यूसर, अपने गुड्स को वो जो प्रतिस्पर्धा है उसको खत्म कर रहे हैं, बिचौलियों को खत्म करके। कह रहे is a type of business unit where a person is solely responsible for providing the capital। एक ही पर्सन होता है, एक ही पर्सन रेस्पॉन्सिबल होता है कैपिटल लगाने के लिए। तो कौन सा होगा आंसर आपका, सोल प्रोप्राइटरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा दस्तावेज आम जनता के लिए आमंत्रण होता है, कौन सा डॉक्यूमेंट इनविटेशन होता है जनरल पब्लिक के लिए, एमओए मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, या एओए एसोसिएशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, या प्रोस्पेक्टस या सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो सही आंसर होगा आपका प्रोस्पेक्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ कर्ता डाइस, यदि कर्ता की मृत्यु हो जाती है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कम्स टू एंड, बंद हो जाएगा, या रिमेनिंग मेंबर जो इलेक्टेड न्यू करता या वो नया करता बना लेंगे, या जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट मेंबर होगा वो करता अपने आप बन जाएगा, या कंटिन्यू विदाउट करता, बिना करता के बिजनेस चलेगा। तो जो बड़ा सीनियर पर्सन होगा उसके बाद वो खुद ही करता कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। which is the most important document as define the objective of company। कंपनी के ऑब्जेक्टिव किस में होते हैं, अभी बताया था आपका, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, पार्टनरशिप डीड, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, या इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। तो ये होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर बात हो रही है शिशिर और गौरव।
Sisir and Gorans felt that there was an opportunity to बिजनेस की उनकी अपॉर्चुनिटी उनके पास इन प्रोवाइडिंग द सर्विस ऑफ ऑनलाइन मेडिकल स्टोर, ऑनलाइन मेडिकल स्टोर की वो फैसिलिटी देना चाह रहे हैं। वर्किंग इज द पीपल रिविलिंग द लखनऊ, लखनऊ में काम करना चाह रहे हैं। दे एनालाइज आइडिया, अपने आइडिया को एनालाइज भी करते हैं। टर्म और टेक्निकल फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिकल फैसिबिलिटी भी देखते हैं। वंस दे फाउंड ऑल द एस्पेक्ट टू बी सेटिस्फाइड, डिसाइड टू स्टार्ट कंपनी, और वो डिसाइड करते हैं कंपनी को। घर पहुंच क्या बनाते हैं, कंपनी का ये नाम भी देते हैं। कहते हैं घर पहुंच दवा प्राइवेट लिमिटेड, घर पहुंच दवा प्राइवेट लिमिटेड। दे दे गोट नो रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं। विद क्या नहीं कराते हैं वो कंपनी का उसके बाद है घर पहुंच लिमिटेड। एक कंपनी शुरू करने का फैसला, उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास कंपनी का पंजीकरण करवाया है, यहाँ पर नो नहीं है। रजिस्ट्रेशन भी कराया है रजिस्ट्रार के पास उन्होंने। ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन, अब गिवन और फिर इंफॉर्मेशन के आधार पर आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि आधार पर उपरोक्त मामले में कंपनी के गठन में किस प्रकार का कदम पर प्रकाश डाला गया है। इनकॉर्पोरेशन पर, प्रमोशन पर, कमिटमेंट ऑफ बिजनेस पर, या कैपिटल सब्सक्रिप्शन पर। जी, इसमें किया गया है आपका इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कराया है रजिस्टर के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्टर टेक्स अप्रूवल फ्रॉम द वेयर बिफोर इशू ऑफ शेयर इन कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार में शेयर जारी करने से पहले निवेशक कहाँ मंजूरी लेते हैं? गवर्नमेंट से, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, सेबी से, या नन ऑफ दिस? तो सेबी से अप्रूवल लेना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने व्यवसाय में पूर्ण गोपनीयता रखना चाहता है, सीक्रेसी रखना चाहता है, किसी अन्य व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं चाहता है, तो उसको कौन सा बिजनेस करना चाहिए? सोल प्रोप्राइटरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, या पार्टनरशिप, या कोऑपरेटिव सोसाइटी? तो उसका वो होगा सोल प्रोप्राइटरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पार्टनर हु ओनली अलाउ अदर पार्टनर टू यूज हिज नेम एंड गुडविल इज कॉल्ड, वह पार्टनर जो केवल अन्य भागीदार को अपना नाम सद्भावना उपयोग करने की अनुमति देता है, तो उसको क्या कहेंगे? सीक्रेट, स्लीपिंग, नॉमिनल पार्टनर, या माइनल पार्टनर? तो उसको बोलते हैं केवल नाम को यूज करने के, वह पार्टनर जो अन्य भागीदारों को नाम यूज करने के लिए दे रहा है, तो उसको बोलते हैं अपना नॉमिनल पार्टनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सार्वजनिक कंपनी के गठन के चरण क्या क्या हैं? प्रमोशन, कमिटमेंट, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन, या इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन, कमिटमेंट, प्रमोशन, या कैपिटल सब्सक्रिप्शन, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, या प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन और कमिटमेंट ऑफ बिजनेस? तो ऑप्शन डी सही होगा। पहले प्रमोशन होगा, फिर इनकॉर्पोरेशन होगा, देन कैपिटल सब्सक्रिप्शन होगा, और उसके बाद कैपिटल, उसके बाद क्या होगा आपका? देन होगा आपका कैपिटल सब्सक्रिप्शन होगा। ठीक है, तो देन नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको देखते हैं। द लिमिटेड लाइबिलिटी एसोसिएटेड विद द पब्लिक लिमिटेड कंपनी रिजल्ट फॉर्म कंपनीज एज लीगल एंटिटीज सेपरेट फ्रॉम देयर ओनर। और दूसरा ऑप्शन कह रहे हैं, तो पहला ऑप्शन पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहे हैं द लिमिटेड लाइबिलिटी एसोसिएटेड विद द पब्लिक लिमिटेड कंपनी रिजल्ट फ्रॉम कंपनीज एज अ कंपनी कैन बोरो फंड फ्रॉम बैंकर्स इजीली। जो पब्लिक कंपनी है इजीली फंड ले सकते हैं, बिल्कुल सही। तो दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द कोल्ड पेरेंट ऑफ द कंपनी, कंपनी के पेरेंट किसे कहा जाता है? तो वो होते हैं आपके शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ बिजनेस वेयर ऑल द फॉलोइंग, क्या क्या होता है वहां पर? ओनर हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग पर पूरा कंट्रोल होता है, बात सही है। दूसरा देखते हैं। प्रॉफिट एंटायरली बिलोंग टू द ओनर, ओनर से प्रॉफिट बिलोंग करता है, पूरा प्रॉफिट उसका होता है। प्रोप्राइटर इज लाइबल फॉर द लॉसेस टू द एक्सटेंट ऑफ हिज और पर्सनल एसेट,
स्वामी अपनी व्यक्तिगत संपत्तियों की सीमा तक नुकसान के लिए उत्तरदायी होता है, ये भी होता है। कह रहे प्रोप्राइटर कैन सेल हिज शेयर इन द बिजनेस टू द राइज फंड। स्वामी धन जुटाने के लिए व्यवसाय में अपना हिस्सा बेच सकता है, नहीं ये नहीं कह होता। तो ये सब तो होते, ये नहीं होता। इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या है, जहां निम्नलिखित में से सभी सत्य है सिवाय एक को छोड़कर, तो ऑप्शन आपका यही होगा। इन्होंने पूछा था एक को छोड़कर, किसको छोड़कर बाकी सब सही हैं, तो केवल डी को छोड़कर बाकी सब सही हैं। देखिए जो व्यवसायी होता है, एक एकल व्यापारी होता है, वो अपने व्यवसाय को दूसरे को बेच नहीं सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु among the following can only beneficiary of the business and does not have unlimited liability? किसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है और किसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है? जो केवल पार्ट बेनिफिशियरी होगा बिजनेस में प्रॉफिट के लिए, जिसको प्रॉफिट के लिए ही हिस्सा दिया, प्रॉफिट में ही हिस्सा मिलेगा, जिसको लॉस में हिस्सा नहीं मिलेगा। सीक्रेट पार्टनर, माइनर पार्टनर, नाबालिग भागीदार, एक्टिव पार्टनर या स्लीपिंग पार्टनर। सही ऑप्शन होगा आपका माइनर। मैंने बात बताया था ना इसके बारे कि जब तक पार्टनर 18 साल से कम का है तो उसको प्रॉफिट देंगे, लॉस में हिस्सा नहीं देंगे। लेकिन जब वो 18 साल का हो जाएगा, वो पब्लिश करेगा, वो बताएगा कि उसको पार्टनरशिप में रहना है या नहीं। अगर रहना है तो उस दिन से उसकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होगी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और हमें सपोर्ट करने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह का वर्क हमारी टीम और हम आपको देते रहें। और दूसरा, कल आपके रामबाण क्वेश्चन की वीडियो आएगी, उसको आप जरूर देखें। वो सभी क्वेश्चन होंगे जो आयोग ने या तो पूछे हैं या 99% आएंगे पक्का। तो आप उसको जरूर देखें। टेक केयर, बाय बाय।